ओके सुनो, अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस में स्टेटस चेक करो जल्दी। अपना सेक्शन 30 हो चुका है, रेंट, रिपेयर्स, टैक्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 31 रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। फिर 32 डेप्रिसिएशन, ये थियरी 10 पार्ट में थी, 10 पार्ट। फिर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, इसका ढांचा याद रखो। इन हाउस डोनेशन, इन हाउस में भी 2 पार्ट था, ड्यूरिंग और बिफोर। फिर 35 एडी हुआ, इसका भी ढांचा याद रखो। 14 बिजनेस, 4 कंडीशन, 7 नोट्स। फिर उसके बाद 35 सीसीए भी हो चुका है, डोनेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। फिर CCC CCD भी हो चुका है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अब सुनो, ये 35 एडी के साथ 2 जन दिख रहे। सेक्शन 35 एडी के साथ 2 जन क्या है, एक 35 ABB और AB है, ये मैं अभी करा रहा हूं। ओके, तो सी चालू हो रहा है। सेक्शन 35 ABB में लिखा है टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस वाले जो होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस जियो, इन लोग को एक लाइसेंस परचेस करना पड़ता है टेलीकॉम बिजनेस करने के लिए। वो लाइसेंस की कॉस्ट का डिडक्शन है। अरे हर डिडक्शन कोई ना कोई एक्सपेंस के लिए होता है। तो अभी मैं कौन सा एक्सपेंस तुम लोग के सामने लेके आ रहा हूं, टेलीकॉम लाइसेंस का कॉस्ट। पहले फील करो, अपने आप को वोडाफोन बना के देखो। मैं अगर मान लो वोडाफोन हूं, तो अगर मैं वोडाफोन होने के नाते इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस करना चाहता हूं, तो आई नीड अ लाइसेंस। लाइसेंस कहां से मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अरे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से भारत में, तो गवर्नमेंट का वो जो डिपार्टमेंट है ना, DOT, डॉट बोलते, डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनसे अपने को लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर वो लाइसेंस मिला ना, तो ही वोडाफोन वाले वो बिजनेस कर पाते हैं। वो जो लाइसेंस की कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, उसकी बात हो रही है। मैं कोई भी सेक्शन शुरू करता हूं ना, तो समझ जाना कि कोई ना कोई एक्सपेंस का बात हो रहा है। तो पहले तो अपने को एक्सपेंस समझना है कि एक्सपेंस क्या है। तो फील क्या है एक्सपेंस, लाइसेंस की कॉस्ट। ये देखो कॉस्ट। अब अपने को सोचना है इसका डिडक्शन इज अलाउड और नॉट अलाउड। तो हर एक्सपेंस के लिए अपना लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। अगर कोई खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड होगा। तो इधर क्या फील होना चाहिए, भाई ये लाइसेंस तो बिजनेस से रिलेटेड है। आज अगर ये लाइसेंस नहीं हुआ तो वोडाफोन वाला अपना टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। तो सिंस ये लाइसेंस बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसका डिडक्शन मिलेगा, बट नॉट इन वन झटका, थोड़ा थोड़ा करके। क्यों, क्योंकि लाइसेंस की लंबी लाइफ होती है। अपने को जो लाइसेंस मिलता है ना टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस का, वो लाइसेंस कभी 10 साल का होता है, कभी 15 साल का, इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है। और जैसे अपने को ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है, ऐसा थोड़ी 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। क्या ड्राइविंग लाइसेंस का इधर कनेक्शन नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टेलीकॉम बिजनेस वालों को भी जो लाइसेंस मिला है वो 10, 15, 20 साल के लिए मिला होगा। तो अभी ऐसा सोचो, कहाँ 10, 15 साल का लाइसेंस और कहाँ अपना 1 साल का स्टेटमेंट। अरे हम लोग स्टेटमेंट को 10-15 साल का बना रहे, 1 साल का बना रहे, तो अपने को एक खर्चा 1 ईयर का होना चाहिए। तो अपने ये देखो, स्क्रीन पर देखो, ये जो कॉस्ट इंकर की है, तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ लाइफ 10 साल की है, तो ये कॉस्ट तो मैंने 10 साल के लिए इंकर की है। अरे एक बार कॉस्ट करके इंकर करके 10 साल की छुट्टी, एंड फिर 10 साल के बाद वापस से कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा टू रिन्यू दी लाइसेंस। लेकिन एक बार कॉस्ट इंकर करके 10 साल का बेनिफिट मिल गया ना, तो इसको ऐसा मानना चाहिए ये 10 साल का एक्सपेंडिचर है। लेकिन अपना स्टेटमेंट थोड़ी ना 10 साल का, वो तो 1 ईयर का है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स करना पड़ेगा। अरे 10 ईयर्स बाय हार्ट मत करना, इट इज जस्ट माई एग्जाम्पल। क्वेश्चन में इन लोग बताएंगे लाइसेंस की लाइफ क्या है, 10, 12, 15 जो भी देंगे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तब जाके वो पर ईयर का कॉस्ट बनेगा। और पर ईयर का क्यों बनाना है, क्योंकि अपना स्टेटमेंट ही 1 ईयर का होता है, रिटर्न हम लोग 1 साल का फाइल करते हैं ना। तो टेल मी इसका आंसर क्या आया, 20 लाख को डिवाइड बाय 10 ईयर्स करेंगे तो कितना हो गया, 2 लैक्स। तो हर साल मुझे इधर 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। कहां पर, अंडर सेक्शन 35 ABB।
तो सेक्शन 35 एबीबी में यही लिखा लॉ ने कि टेलीकॉम बिजनेस वालों, तुम लोग जो लाइसेंस की कॉस्ट इंकर करते हो उसको स्प्रेड कर दो इन दी लाइफ ऑफ द लाइसेंस, मतलब स्प्रेड ओवर दी लाइफ ऑफ द लाइसेंस. इफ द लाइसेंस लाइफ इज 10 years तो 10 years में स्प्रेड करो, 15 साल है तो 15 साल, और स्प्रेड करो मतलब उससे डिवाइड कर दो, एंड फिर जितना भी अमाउंट आ रहा है एवरी ईयर माइनस करो. तुम लोग पता है इधर एक डाउट आना चाहिए था, सर ये लाइसेंस तो इंटेंजिबल एसेट है ना, पहले मान इंटेंजिबल एसेट है. अरे लाइसेंस मतलब क्या है मालूम है, किसी ने मुझे परमिशन दी है, मतलब मैं वोडाफोन हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन दी है, जा वोडाफोन तू भारत में टेलीकॉम बिजनेस कर सकता है. अब परमिशन मतलब ऐसे कोई चीज थोड़ी मिली है, परमिशन, उससे मुझे राइट मिला है टू डू द बिजनेस, मतलब इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. माना कि परमिशन के कोई कागजात होंगे, लेकिन वो पेपर को थोड़ी कोई टेंजिबल चीज बोलते हैं. टेंजिबल एसेट मतलब कोई ऐसे मशीन बिल्डिंग ऐसा होता है. लाइसेंस तो एक परमिशन मिला है, और परमिशन ठीक है वो रिटर्न फॉर्म में मिला होगा, लेकिन रिटर्न जो कागज है उसको थोड़ी ना एसेट गिनेंगे. इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. और अरे तो डाउट क्या आना चाहिए, सर तो फिर इंटेंजिबल एसेट में तो आपने पढ़ाया था ना डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, याद कर. इंटेंजिबल एसेट्स पे तो 25% डेप्रिसिएशन मिलता है, तो बराबर है इस पे तो इंटेंजिबल एसेट्स वाला 25% डेप्रिसिएशन आना चाहिए था. लेकिन सिंस गवर्नमेंट ने टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अलग सेक्शन बनाया है तो उस अलग सेक्शन के हिसाब से चलना चाहिए. बट अगर मान लो ये सेक्शन नहीं होता, यस, तो हम लोग क्या करते, 25% डेप्रिसिएशन लेते. बट पता है गवर्नमेंट ने इसका अलग सेक्शन क्यों बनाया, मेरे सामने सेक्शन पैदा हुआ है. एक ज़माने में मोबाइल बहुत ज़्यादा मार्केट में नया नया आया था ना, तो गवर्नमेंट को लगा कि मोबाइल से रिलेटेड अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे. इन लोग ने नया डिपार्टमेंट चालू किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. फिर एक अथॉरिटी चालू की, ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सुना है कभी, ट्राई, TRAI, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये सब बॉडी मेरे सामने फॉर्म हुई है. अरे तुम लोग तो मोबाइल बचपन से देखे हो ना, मैंने मेरा बचपन कैसे काटा, लैंडलाइन फोन में. कभी अपनी बीवी को, मतलब गर्लफ्रेंड थी ना वो टाइम, फोन करना होता तो PCO में जाना पड़ता था. PCO मतलब पब्लिक कॉल ऑफिस. उधर 1 रुपये का कॉइन लो, फिर 1 रुपया दो तो ये कॉइन से मतलब फोन चालू होता था. मतलब मोबाइल देखा थोड़ी था हम लोग ने बचपन में, लैंडलाइन फोन होता था ना सब लोग के पास. लैंडलाइन फोन होता था तो चुपके से बात करना पड़ता था. मतलब वो टाइम तुम लोग को तो कितनी मस्त फैसिलिटी है, मोबाइल है एनी टाइम, मतलब पैदा होते ही मोबाइल देखा है. लेकिन हम लोग के टाइम पे मोबाइल थोड़ी था, लैंडलाइन फोन थे. लेकिन अचानक से मोबाइल का कल्चर चालू हुआ, नोकिया का फोन आया था. मतलब पहले तो इतने छोटे छोटे ऐसे फोन, मतलब सॉरी छोटे नहीं, मोटोरोला का इतना बड़ा फोन आता था, फिर इतना बड़ा मोबाइल, ऐसे बड़ा सा मोबाइल होता था, मतलब ऐसा बड़ा मोबाइल. फिर बाद में नोकिया आया, ये आया. मतलब जब मोबाइल मार्केट में एकदम ज्यादा कैप्चर करने लगा ना, तब लॉ को क्या लगा कि टेलीकम्युनिकेशन के कानून बनाने पड़ेंगे. तब इनकम टैक्स वाले भी क्या सोचे, चलो इसका डिडक्शन का भी सेक्शन बनाते हैं. तब ये सेक्शन पैदा हुआ था. अरे मतलब मार्केट में कुछ नई चीज आती है ना, तो इनकम टैक्स वाले भी क्या सोचते हैं, यार इसको लेके कुछ रूल्स बना के रखे ताकि क्लैरिटी आ जावे. हाँ, अगर इसका गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बनाने का सोचा नहीं होता ना, तो जस्ट लाइक अनदर इंटेंजिबल एसेट, इसको भी इंटेंजिबल ट्रीट करके वी वुड हैव टेकन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%. लेकिन इसका गवर्नमेंट ने सेक्शन खोला. और क्या गवर्नमेंट का तो टेंडेंसी है, मार्केट में कुछ भी नई चीज आती है, कुछ अलग टाइप का आता है, तो इनकम टैक्स वाले भी उसके लिए रूल्स बनाने का सोचते हैं. जैसे इन दिनों में क्रिप्टो करेंसी ज्यादा आया है, ये तो तुम लोग ने भी नया नया देखा है ना. मोबाइल तो चलो तुम लोग नया नहीं, बचपन से देखा है. क्रिप्टो करेंसी ये सब ज्यादा सुनने में है, तो उसको लेके भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स करके, वो मैं अपने थियरी में बाद में आने वाला है. इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मार्केट में कभी भी कुछ नया आता है ना, तो उन लोग उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं. तो एक जमाने में मोबाइल वाली चीज नहीं आई थी ना, तो इन लोग ने स्पेशल प्रोविजन बना दिया. लेकिन ये स्पेशल प्रोविजन में ऐसा स्पेशल क्या है मालूम है, स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा डेप्रिसिएशन हो गया.
अरे मतलब अगर ये स्पेशल सेक्शन नहीं होता तो हम लोग इंटेंजिबल एसेट पे 25% डेप्रिशिएशन लेते ही ना, लेकिन अपने WDV मेथड से लेते, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेट लाइन जैसा सिस्टम बना दिया। यस, ये लाइसेंस का एक्सपायरी है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड की क्वालिटी क्या है, जीरो कर देता है। मैंने पता है तुम लोग को बताया था गवर्नमेंट को स्ट्रेट लाइन मेथड पसंद नहीं है क्योंकि एसेट को जीरो कर देता है, लेकिन अपने एयर कंडीशन लो, मशीन्स लो, कितना भी रगड़ लो, जीरो थोड़ी होता है। इसलिए WDV मेथड गवर्नमेंट ने प्रेफर किया, लेकिन ये तो जीरो हो जाएगा। मेरे को लाइसेंस 10 साल का मिला, 10 साल का एक्सपायर, एक्सपायर मतलब लाइसेंस खत्म, जीरो। इसलिए गवर्नमेंट को क्या लगा कि इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन टाइप रखना चाहिए। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड करके एग्जाम में लिख मत देना। लॉ ने इसको स्ट्रेट लाइन, डेप्रिशिएशन ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये तो अपने को खाली फीलिंग आ रही है। हाँ, ये जो हम लोग 10 साल से डिवाइड कर रहे हैं, मेरे एग्जाम्पल में 10 साल, तो इसमें काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन का फीलिंग आ रहा है। वो फीलिंग आ रहा है, वो अपने तक ही फीलिंग रखना, एग्जाम में मत लिख देना स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका डिडक्शन मिलता है। बट एक वी आर जस्ट फीलिंग कि नॉर्मल इंटेंजिबल एसेट्स पे तो WDV मेथड से डेप्रिशिएशन मिलता है 25%, इधर काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन ही तो हो गया, इसको मैं डिवाइड बाय अगर 10 करूं तो हर साल 2 लाख 2 लाख का डिडक्शन मिल गया, है ना। एक सेकंड, डाउट था किसी, नहीं इसे सुनो, ऐसा नहीं है। सी नॉर्मल इंटेंजिबल जो होते हैं ना, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। पेटेंट से, कॉपीराइट से, नो हाउ है, ब्रांड नेम वगैरह, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अभी देखो हर तरह के और कोई कोई एसेट में ऐसा एक्सपायरी का सिस्टम भी होता है। जैसे पेटेंट कॉपीराइट में एक्सपायरी का सिस्टम होता है ना। तो और उसमें एक जमाने में ऐसा रखा भी था 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, सेक्शन 35A करके हुआ करता था। 35A अभी है नहीं है, खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक जमाने में लॉ ने क्या बोला, पेटेंट कॉपीराइट भी एक्सपायरी के साथ आता है, और जो चीज एक्सपायर हो जाता मतलब लास्ट में जीरो हो जाता है ना, तो उसको भी SLM टाइप रखा था। उसमें तो 14 ईयर्स का रूल ही था। फिर एक टेक्निकल नो हाउ था 35AB, ये सब सेक्शन आज की तारीख में नहीं है, उसको 6 ईयर्स रखा था। मतलब पुराने दिनों में लॉ ने क्या रखा था, तरह तरह के इंटेंजिबल एसेट का कुछ एक्सपायरी के साथ सिस्टम रखा था। लेकिन फिर लॉ ने क्या बोला, यार ऐसे तो इंटेंजिबल एसेट की दुनिया बहुत बड़ी है, अब हर तरह के इंटेंजिबल एसेट का रूल बनाने बैठेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इन लोग ने एक टाइम पे ना जनरलाइज कर दिया कि देखो भाई, ये पेटेंट का हमने जो रूल बनाया था, टेक्निकल नो सब कैंसल, अब हर इंटेंजिबल एसेट का 25%। सी गवर्नमेंट की तकलीफ क्या होने में, बाद में तरह तरह के इंटेंजिबल का सबका अलग अलग सेक्शन, मतलब लॉ कॉम्प्लिकेट भी होता है ना। इसे सी किसी को जो डाउट है ना कि जैसे टेलीकॉम है, वैसे तो हर इंटेंजिबल एसेट में एक्सपायरी होती है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, तो था एक जमाने में। पेटेंट के लिए था 14 ईयर्स, टेक्निकल नो हाउ के लिए 6 ईयर्स था, उसके अलग सेक्शंस भी थे, लेकिन अभी वो नहीं रहे। आज की तारीख में क्या है बताओ, चलो पुरानी बात छोड़ो, आज की तारीख में क्या करोगे, कोई भी इंटेंजिबल एसेट हुआ 25% डेप्रिशिएशन WDV मेथड, लेकिन टेलीकॉम लाइसेंस हुआ तो उसको अमोटाइज करेंगे, अमोटाइज जैसा बोल सकते हैं, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द लाइसेंस, एंड उसका लाइफ विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सुनो अभी। इसका डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है। पेमेंट बेसिस पे मिलता है मतलब ये अनयूजुअल बात है। यूजुअली बिजनेस में कोई भी खर्चा अक्रू होता है ना, डिडक्शन चालू। अक्रू मतलब बाद में पेमेंट नहीं भी की हो, पेमेंट आउटस्टैंडिंग भी होती है ना, तो भी डिडक्शन मिलता है। जैसे मैं जगह का लाइट बिल अगर ना भी भरूं, आउटस्टैंडिंग भी है, तो भी लाइट का बिल आ गया ना, खर्चा अक्रू हो गया, डिडक्शन मिलता है। अरे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यूजुअली बिजनेस में हर खर्चा अक्रूवल बेसिस पे माइनस होता है, लेकिन टेलीकॉम लाइसेंस पेमेंट बेसिस पे, यानी कि मैंने लाइसेंस खरीद लिया और उसकी पेमेंट नहीं की है। खैर गवर्नमेंट क्या है, इतना ज़्यादा डील छोड़ती नहीं है, तुरंत पैसा ले लेती है। बट मान लो मैंने लाइसेंस गवर्नमेंट से ले लिया और उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, तो जब तक पेमेंट नहीं करूंगा डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? परफेक्ट परफेक्ट बोला।
सिंस ये लाइसेंस का पैसा अपने को गवर्नमेंट को देना है, इसलिए पेमेंट बेसिस रखा है। पता है गवर्नमेंट को अपने पैसों की बहुत चिंता है, इससे गवर्नमेंट ने पब्लिक को इनडायरेक्टली धमका के रखा है, बॉस ये हमारा पैसा है, पहले पे कर तो ही माइनस करने मिलेगा। हाँ, तुमको किसी और को पैसे चुकाने होते, पे करो, आउटस्टैंडिंग रखो, हमको क्या पड़ी है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन ये टेलीकॉम लाइसेंस का पैसा अपने को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अरे मैंने बोला था शुरुआत में, ये लाइसेंस कहाँ मिलता है, डीओटी। डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तो गवर्नमेंट का है। सी ट्राई अलग होता है, ट्राई तो क्या है, इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी है, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनको पैसा देना, और वो तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और तुम लोग आगे भी देखोगे, जब किधर भी गवर्नमेंट का पैसा होगा ना, तो गवर्नमेंट बोलती पहले पे कर। अरे पूरे इनकम टैक्स में परंपरा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी याद होगा ना बचपन का तुमको, 5 हेड्स में उधर म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दे, उधर भी पेमेंट बेसिस था कि वो भी गवर्नमेंट ड्यूज है। मतलब इन शॉर्ट तुम लोग जनरलाइज कर दो कि इन जनरल कभी भी गवर्नमेंट की ड्यूज होते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या इंसिस्ट करती, पहले पे कर तो ही माइनस करने मिलेगा। लेकिन बट सुनो, सिंस यहाँ पर पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है। बताऊं क्या, ये देखो, इसमें एक अच्छा सम जैसा आ सकता है, क्योंकि पेमेंट बेसिस वाला रूल है ना। सी पेमेंट बेसिस का नहीं होता ना, तो मेरी थियरी खत्म हो जाती। वो क्यों समझेगा तुम लोगों को, ये एग्जाम्पल बताओ, स्क्रीन पर देखो, ये एग्जाम्पल देखने के बाद ही समझेगा। ये ट्राई करो ना, फिर ही बात करते, चलो ट्राई दिस। पहले एक बार मैं दिखा दूं, देखो तो सी, ये देखो एग्जाम्पल देखो ना, मान लो अपने लाइसेंस की कॉस्ट 1 लाख है, 1 लाख में कोई लाइसेंस नहीं मिलता है, ऐसे मेरे अमाउंट है, खाली करोड़ों में मिलता है, बहुत भारी कॉस्ट वाला होता है लाइसेंस, और उसकी लाइफ अज्यूम करो 10 साल है। मैं पहले ही बता रहा हूँ 10 साल मेरा एग्जाम्पल है, बाय हार्ट मत करना, क्योंकि मेरे साथ पुराने बैचेस में ऐसे हादसे हुए, सर वो तो 10 साल होता है ना, मतलब भाई वो मेरा एग्जाम्पल था, इससे मैं तो फूक फूक के कदम रखता हूँ, 10 साल इज एन एग्जाम्पल। हाँ ओके, तो 1 लाख का लाइसेंस है, 10 साल उसकी लाइफ है। अब मान लो 50,000 तो हमने तुरंत पे कर दिया, तुरंत, और 30,000 कब पे किया, 6th ईयर में, 20,000 कब पे किया, 9th ईयर में। ओके, अब कब पे किया वो जानना जरूरी है, क्योंकि डिडक्शन इज ऑन पेमेंट बेसिस। तो सी, एक एक करके बात करते। पहले 50,000 के लिए क्या है, पेड इमीडिएटली, तो इमीडिएटली पेड मतलब डिडक्शन इमीडिएटली चालू, और इमीडिएटली चालू करूंगा तो ये देखो कितने साल की लाइफ पड़ी है, मतलब अभी तो पूरा 10 साल पड़ा लाइफ का, कि पेमेंट तुरंत कर दिया तो पूरे 10 साल में स्प्रेड करना पड़ेगा। मतलब ये देखो, इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, 10 ईयर्स है। हाँ, तो डिवाइड बाय 10 ईयर्स कितना हो गया, 5,000 हो गया ना, तो हर साल 5,000 5,000 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो ये देखो फर्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, ऐसे 10 साल 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, फिर ये बताओ ना, ये 30,000 का क्या करेंगे, 30,000 का पेमेंट कब किया है, पेड इन 6th ईयर है, तो सी 6th ईयर में पे किया ना, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोलना चाहिए, नो पेमेंट नो डिडक्शन, क्योंकि रूल क्या है, पेमेंट कर तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 5 साल में नो पेमेंट नो डिडक्शन। फिर जब छठा साल आया तो क्या बोलेंगे, यस पेमेंट यस डिडक्शन। लेकिन छठे साल से तुम लोग गिनोगे ना, देखो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 5 ही साल बचे, तो इसको 5 साल से डिवाइड करना पड़ेगा। पता है कितने लोग क्या करते, नहीं 10 क्यों, रिमेनिंग लाइफ, अरे 10 साल के बाद तो लाइसेंस ही एक्सपायर हो जाएगा। अरे लाइफ तो पहले ही चालू हो गई, पेमेंट मैंने लेट किया,
तो पेमेंट लेट किया तो डिडक्शन लेट चालू हुआ, लेकिन डिडक्शन लेट चालू हुआ उसका मतलब थोड़ी वो लंबा खींचा जाएगा. डिडक्शन कैन नॉट गो बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द लाइसेंस. लाइफ के बाद थोड़ी डिडक्शन लेंगे. पता चला लाइसेंस की लाइफ ही खत्म होगी, हम ऐसे रिटर्न्स में डिडक्शन ले जा रहे हैं. अरे लाइसेंस की लाइफ चल रही हो उन दिनों में डिडक्शन लेते हैं ना. तो बची हुई लाइफ कितनी मेरे एग्जाम्पल में देखो ये, अरे कितना 6, 7, 8, 9, 10 कितना है 5 साल. तो 30,000 डिवाइड 5 कितना हो गया 6,000. तो ये देखो 6,000 6,000 6,000 करके डिडक्शन मिलेगा, 6,000 का डिडक्शन मिलेगा. फिर 20 ईयर को देखो, 20 ईयर कब पे किया है 9th ईयर में. तो सी स्टार्टिंग के 8 साल क्या बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बोलेंगे नो पेमेंट नो डिडक्शन. लेकिन 9वां साल आते क्या बोलेंगे येस पेमेंट येस डिडक्शन. लेकिन फिर 9वां एंड 10वां कितने साल है 2 साल, तो उसको 2 साल में स्प्रेड करेंगे. यही तो मेन बताना था, इसके लिए एग्जाम्पल है. तो 20,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 10,000. तो इधर 10,000 का डिडक्शन 9वें साल में और 10वें साल में भी 10,000 का डिडक्शन. फिर क्या करेंगे, अभी करना क्या है इसका यस अब अपने को क्या करना है में ऐड करना पड़ेगा. कैसे वर्टिकली कि हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट ईयर वाइज बनाते. ये देखो तो अगर मैं मान लो 8वें साल में, ये देखो 8वें साल में हूं, तो 8वें साल में क्या है ये 5,000 तो था ही, ये 6,000 भी चल रहा है और ये तो डैश था. तो 5 + 6 कितना हो गया 11,000 ना. तो ये 11,000 का डिडक्शन मुझे मिलेगा 8वें साल में. अरे 8वां मतलब डिपेंड्स अपॉन अपना ईयर कौन सा है. बाय द वे May 24 की एग्जाम में अपना ईयर क्या है प्रीवियस ईयर 23 24. तो इन 10 सालों में देखना है कि अपना 23 24 कौन सा है. एक बार देखो मैं प्रॉपर लिखा हुआ दिखा दो समझेगा. ये देखो ये देखो इधर मैंने प्रॉपर लिख के रखा है, समझा क्या किया मैंने. मेरे को बता ये वाले को तो मैंने 10 साल से डिवाइड किया था. 30,000 को मैंने किससे डिवाइड किया था लिखवाओ मेरे को. 30,000 को किससे डिवाइड किया था 5 ईयर्स क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स थी. 20,000 को कितने से डिवाइड किया था 2 ईयर्स क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 2 ईयर्स थी. एंड फिर बाद में टेल मी अगर मैं ये अज्यूम करता, देखो ना इधर अपना ईयर 23 24 इज ईयर 4. अरे ईयर 4 इज 23 24 तो क्या करना चाहिए. तो ईयर 4 में 5,000 है, डैश है और डैश है, तो टोटल कितना है 5,000. अरे तो 5,000 का करना क्या है, अरे फिर इधर माइनस हो जाएगा इधर. ये देखो 5,000 से घूम फिर के अपने को स्टेटमेंट पे पहुंचना है. मैं तुम लोगों को पढ़ाई क्या रहा हूं, ये स्टेटमेंट बनाना सिखा रहा हूं. तो टेल मी अगर अपना 23 24 ये वाला ईयर है, अरे मतलब वी आर इन द लास्ट ईयर. 23 24 अपने लाइसेंस का लास्ट ईयर है, 10वां साल है. तो टेल मी 10th ईयर में डिडक्शन कितना है 5,000 6,000 10,000 टोटल कितना है 21,000. तो ये 21,000 का क्या होगा सीन देखो इधर इधर माइनस हो जाएगा 21,000. डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB. क्या बोला ABB. इट साउंड्स लाइक हे बेबी बट इट्स नॉट हे बेबी, इट्स ABB. अरे बोल के दे मजा आएगा, बोलते टाइम ऐसे लगे हे बेबी. इट्स ABB 35 ABB. तो सी ये काला वाला कलर से ये क्या है बताओ, इसको क्या बोलना चाहिए. अरे ये क्या है, इसको देखो मैंने नाम दिया, नाम देखना है. इसका नाम है, पढ़ो क्या लिखा है टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB. और ये काले कलर में क्यों लिखा क्योंकि फाइनली इन अमाउंट्स का इफेक्ट आएगा. अरे ये तो हर पेमेंट का अलग अलग हम लोग ने फैसला करके रखा है ना, लेकिन अंत में डिडक्शन तो इस अमाउंट का आएगा ना. तो ये अमाउंट रेलेवेंट है. मतलब शुरुआत के 5 साल में 5,000 5,000 5,000 5,000 का डिडक्शन है, फिर 11 11 11 फिर 21 21 21 सॉरी 21 21 इस तरह से डिडक्शन मिलेगा. लेकिन एक बात बताऊं, ये मेरा एग्जाम्पल भी थोड़ा वियर्ड था. लाइसेंस की पेमेंट 9वें साल में कर रहा हूं.
इतनी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं देती है। ये तो क्या पढ़ने के लिए अपने थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल बना दिए कि 9th ईयर में पेमेंट किया तो 9th ईयर तक तू तरसते रहे। बेसिकली कन्वे क्या करना था बच्चों को कि जब पे करोगे तब डिडक्शन मिलेगा। बाकी 9th ईयर में पे करा, ये देखो ये खुद ही थोड़ी वियर्ड चीज है। इतनी ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं देती है। ज्यादा में ज्यादा क्या है, लाइसेंस बहुत कॉस्टली होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, चलो 2-3 साल के अंदर चुकता कर दो पेमेंट। अरे कॉस्टली होता है तभी इन लोग को थोड़ा इंस्टॉलमेंट देना भी पड़ता है। कौन देता है इंस्टॉलमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन 9th ईयर तक पेमेंट खींचा चला रहा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर ठीक है ना, अपने को मेन समझना था कि जब पे करोगे तब से लेके रिमेनिंग लाइफ। सी रिमेनिंग लाइफ वाला है ना, कितने लोगों को स्ट्राइक नहीं हुआ था? अरे कितने लोगों को क्या लगा था, हाँ जब भी पे करूंगा 10 साल का मीटर होगा। क्यों 10 साल? क्यों? ऐसे तो 9वें साल में पे करूंगा, 10 साल लेके जाऊंगा। लाइसेंस की जो बची हुई लाइफ है ना, उसमें स्प्रेड करना है। हाँ 50,000 तो तुरंत पे कर दे तो पूरा 10 साल पड़ा था, लेकिन जब पे करोगे तब से रिमेनिंग लाइफ देखना है। एक और चीज, ये देखो 6th ईयर में मैंने पेमेंट किया था ना, ये वाला, वो 6th ईयर की लास्ट डे को भी पेमेंट किया है ना, तो भी 6th ईयर काउंट करना है। मतलब यू डोंट हैव टू सी एग्जैक्ट डेट ऑफ पेमेंट। ये 6th ईयर में मैंने जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर कब पे किया नहीं देख करने का। पे कर दिया ना तो वो साल से चालू। अरे ये सब छोटी छोटी चीज तुम लोग अभी नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है बच्चों के माइंड में क्या क्या डाउट आता है। ये पुराने सालों के एक्सपीरियंस का ये फायदा है कि सब बता दो, कि एग्जैक्ट डेट देखने का जरूरत नहीं है। मतलब जो ईयर में पेमेंट किया वो ईयर से डिडक्शन चालू हो जाएगा। इंग्लिश में सुनोगे सेंटेंस, ये देखो, डिडक्शन विल स्टार्ट इन द ईयर ऑफ, ये देखो, इन द ईयर ऑफ पेमेंट एंड इट विल बी स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस। बोलने आना चाहिए, इंग्लिश से बात कर। डिडक्शन विल स्टार्ट इन द ईयर ऑफ पेमेंट एंड इट विल बी स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस। ओके, ये जो मैंने बताया ना, इसके ऊपर अच्छा छोटा सम जैसा भी आ सकता, भरोसा नहीं है। ओके नाउ एक मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट कर रहा हूं, लेट मी सी तुम्हारा दिमाग चलेगा कि नहीं। और ऐसा ट्विस्ट एक बार एग्जाम में आया था, जो लोग लॉजिकली समझे थे ना उन लोग चला पाए दिमाग, लेकिन कितने लोग मैकेनिकली थे वो रॉन्ग करके आ गए। उसी ट्विस्ट किया, ये देखो, सेम एग्जाम्पल। मैंने 50,000 इमीडिएटली पे किया था ना, लेकिन सी लाइसेंस मैंने खरीद तो लिया, बिजनेस मैंने ना, स्क्रीन पर देखो, ईयर 2 में बिजनेस स्टार्ट किया था। अपना किस चीज का बिजनेस है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। हम लोग वोडाफोन वाले, हम लोग एयरटेल वाले, समझो, जियो वाले, जियो, ऐसा समझो। तो हम लोग ने लाइसेंस तो खरीद लिया था पहले ही साल में, लेकिन बिजनेस कब शुरू किया? दूसरे साल में, ईयर 2 में। ऐसा एग्जाम में आया था। बाकी पता सेम मैंने जिस तरह का एग्जाम्पल बनाया वैसा ही कुछ था, बोलो। लेकिन एग्जाम में जो है तो उसमें बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2nd ईयर में। तो टेल मी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यही ना, मेरे पिछले सेक्शंस में तुम लोग एक्सप्लेनेशन सुनते होंगे, तो तुमको समझना चाहिए मैंने क्या बोला था। जब तक बिजनेस शुरू नहीं होता ना, डिडक्शन का सोचने का ही नहीं। जो भी खर्चे होते हैं ना धंधे में, उसका डिडक्शन जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होता तब तक नहीं मिल सकता है। अरे ऐसा तो हम लोग ने वहां भी देखा था 35 एडी में। 35 एडी वाला बेचारा 5-5 साल धंधा सेटअप करने में लगा दिया, लेकिन 5 साल तक धंधा सेट करने में जो खर्चा किया है वो सब खर्चे बेचारे संभाल के रखता है ना। लेकिन डिडक्शन कब मिलता है? जब बिजनेस स्टार्ट होता है। रिसर्च में भी ऐसा हुआ था कि तुम 10-20 साल से रिसर्च कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 10-20 तो नहीं, 3 साल का। लेकिन वो 3 साल के खर्चे डिडक्ट कब करने मिलते हैं? जब बिजनेस स्टार्ट होता है। तो मतलब ये तो कॉमन सेंस आ जाने चाहिए ना बच्चों में, बाय नाउ, कि जब तक बिजनेस शुरू नहीं होता ना, डिडक्शन का सोचने का नहीं। तो फिर वो दिमाग लड़ाओ इधर कि मेरा बिजनेस स्टार्ट ही 2nd ईयर में हुआ है, तो ये देखो 1st ईयर को देखो क्या कर रहा हो, ये काटना पड़ेगा फिर। तो 1st ईयर में डिडक्शन मिल भी नहीं सकता है। डिडक्शन का मीटर ही कब चालू होता है? व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स। तो टेल मी, अगर बिजनेस ईयर 2 में स्टार्ट हुआ है तो ईयर गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
फिर तो 9 साल ही बचे। तो देखो स्क्रीन पर क्या कर रहा हूं, फिर ये 10 साल के बदले डिवाइड बाय 9 ईयर्स हो जाएगा। तो करो 50,000 डिवाइड बाय 9, अरे अपना आंसर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चीज बच्चा ऑब्जर्व नहीं करेगा ना, तो 5,000 जैसा मैंने किया वैसा करके आएगा। तो 50,000 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया, तो कितना हो गया 5,555। तो ये देखो हर साल क्या होगा 5,555, इस तरह से होगा। सी अमाउंट चेंज हुआ क्योंकि फर्स्ट ईयर में डिडक्शन नहीं मिला ना। तो ये अपने को कॉमन सेंस कभी कभी लगानी पड़ती है। मतलब ये सब चीजें सी क्लास में कभी कभी ऐसी चीजें डिस्कस करने में ना भी आए कि ये तो पेपर सेटर की क्रिएटिविटी होती है ना, लेकिन अपने हर क्रिएटिविटी का जवाब कब दे पाएंगे अगर अपने लॉजिकली समझे होते। इससे सी कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, पेशेंटली सुनने का, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, बस इधर ना किधर काम आ जाता है। तो सी इधर कितने लोग का रॉन्ग हो गया था वो पेपर में, अरे लोग क्या किए थे, डिवाइड बाय 10 कल क्या है, लेकिन डिवाइड बाय 10 के 9 9। और कितने लोग सर आपने बोला ना पेमेंट करते डिडक्शन चालू, पेमेंट तो पहले साल में कर दिया। अरे पेमेंट पहले साल में कर दिया, लेकिन पेमेंट क्या अचार डालूं, माना कि डिडक्शन इज ऑन पेमेंट बेसिस, बट अनलेस द बिजनेस स्टार्ट्स हाउ कैन इवन आई थिंक ऑफ डिडक्शन। अरे भाई डिडक्शन कहाँ लेते हम लोग, ये स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट बनाना चालू ही कब होता है, ईयर 2 में। मेरे एग्जाम्पल में वो रिटर्न भी कब फाइल किया होगा, ईयर 2 में। ईयर 1 में पेमेंट कर रखे तो पेमेंट किया तो क्या करने का भाई, डिडक्शंस हम लोग रिटर्न्स में क्लेम करते हैं, स्टेटमेंट में। और जब तक धंधा ऑपरेशनल नहीं होता ना, रिटर्न फाइलिंग भी चालू नहीं होता है। मतलब ये स्टेटमेंट बनाना ही चालू नहीं होता, तो अपना स्टेटमेंट बनाना ही ईयर 2 से चालू हुआ है। तो ईयर 2 से तो 9 साल ही बचे ना, तो डिवाइड बाय 9 साल हो जाएगा, इवन दो पेमेंट हम पहले ही कर बैठे। तो सी इन लोग तो ऐसा भी डाल सकते, देखो बिजनेस ईयर 4 में चालू किया था, मतलब सोच पेमेंट मैंने पहले ही करके रख दिया। और कोई कोई लोग एकदम कट्टर होते हैं, पेमेंट बेसिस बोला था ना सर ने, पेमेंट बेसिस। अरे पेमेंट बेसिस बोला, लेकिन बुद्धि चला ना भाई, बिजनेस अगर चौथे साल में चालू हुआ है तो डिडक्शन चौथे साल से चालू होगा ना, तो वहां से फिर गिनना चाहिए कितने साल है, तो उतने से डिवाइड करना है। हाँ, बोलो। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो वी आर वही तो कर रहे हैं हम लोग। सी हमने, मेरे इस एग्जाम्पल में क्या था, बिजनेस, ये देखो किसी को डाउट है, ये तो बिजनेस मैंने ईयर 2 में स्टार्ट किया था ना, तो सी पेमेंट मैंने पहले करके रखी है, कितनी पेमेंट की है 50,000। तो वही तो रूल है, पेमेंट किया हुआ है ना संभाल के रख, 50,000 पे किया है ना तो ठीक है गुड। लेकिन डिडक्शन का मीटर कब चालू होगा, बिजनेस चालू होगा तब। लेकिन फर्क क्या, 35 AD में मैंने क्या था, बिजनेस चालू हुआ तभी फट करके एक झटके में डिडक्शन ले लिया, लेकिन इधर एक झटके में नहीं, रिमेनिंग लाइफ में किया है। अरे 5,000 का डिडक्शन ईयर 1 में तो नहीं ले सकता ना, डू यू एग्री, ईयर 1 में नहीं ले सकता तो कभी लूं, अरे ईयर 2 में एक झटके में नहीं ले सकते ना। अरे लाइफ, मेरे को बताओ, ईयर 2 से डिडक्शन चालू होगा, लेकिन ईयर 2 से लाइसेंस का लाइफ कितना है, 9 ईयर्स। और ये स्टेटमेंट हम लोग 9 ईयर्स का बना रहे कि 1 ईयर का, उसको पर ईयर का बनाना पड़ेगा। तो 50,000 का पेमेंट हमने किया है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में बिजनेस था ही नहीं तो उसको 9 साल में डिवाइड करना है। और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खर्चा अपने को आने वाले 9 साल तक टेंशन फ्री कर दे। फर्स्ट ईयर में अगर 5,000 को इग्नोर कर दिया तो 9 साल में करना है, तो 9 साल में बचा क्या, ऑप्शन क्या है, 50,000 डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा। सी ये देखो, ये वाले एग्जांपल में क्या था 35 AD में, ये देखो 30, इधर देखो स्क्रीन पर देखो
35 AD में जो पुराने खर्चे थे उसको एक झटके में माइनस कर दिया था इधर, है ना। लेकिन वही चीज इधर हम लोग एक झटके में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर रहे। वो 35 AD से मैंने कंपेयर किया, लेकिन बाद में ये मत भूलो कि 35 AD में वन शॉट डिडक्शन है, वन शॉट। तो ये सब पुराना खर्चा वन शॉट में माइनस हो गया था। लेकिन इधर टेलीकॉम लाइसेंस वाले ने अगर बिजनेस लेट चालू किया, किधर गया मेरा ये देखो, टेलीकॉम लाइसेंस वाला बिजनेस लेट चालू करता है से 4th ईयर में, तो 4th ईयर में वन शॉट डिडक्शन तो नहीं मिल सकता ना। वो 35 AD से मैंने कंपेयर किया, लेकिन वो वन शॉट वाला था, ये वन शॉट वाला नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े में मिलने वाला है। तो 4th ईयर में धंधा चालू करूंगा तो 4th ईयर से टुकड़े टुकड़े गिनोगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 4th से गिनोगे तो 7 ईयर्स होता है। तो अपने ये सब तो कैंसल करके 7 साल में स्प्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्शन के नेचर ही वन शॉट है कि टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े में। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा ना। हाँ, अगर ये भी वन शॉट वाला होता तो 4th ईयर में वन शॉट में ले लेता, लेकिन दिस इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग लाइफ। समझा तुम्हारे नो। तो वो 35 AD में था भी तो वन शॉट वाला ना, ये वन शॉट वाला नहीं, इट इज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो वैसे तो इधर भी ऐसा होना चाहिए था, सर 6th ईयर में पेमेंट कर दिया ना, ले लो पूरा माइनस कर दो। 30 ईयर पे किया ना पूरा, लेकिन 30 पूरा थोड़ी माइनस किया है, ये वन शॉट डिडक्शन थोड़ी है, स्प्रेड करना है। तो 30 ईयर को मैंने डिवाइड किया ना 5 साल में। तो सी डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे चालू होता है, लेकिन पेमेंट कर दिया लेकिन धंधे का ही ठिकाना नहीं है, तो रुक भाई, पेमेंट किया उसके लिए उछल मत। अरे कोई बोले हमने पेमेंट कर दिया, अरे पेमेंट कर दिया ठीक है, डिडक्शन के लिए तू काबिल हो गया है, लेकिन धंधा ही चालू नहीं हुआ है, रिटर्न भी तो फाइल नहीं हो रहा है ना, स्टेटमेंट भी तो नहीं बन रहा है। जब स्टेटमेंट बनेगा तब चालू करना। अब तेरा धंधा लेट चालू हो रहा है तो फिर लेट से डिडक्शन चालू होगा ना, एंड फिर उतने साल में स्प्रेड करना पड़ेगा। तो सी इधर में ना थोड़ा लिख के रख देना, ताकि तुम लोग मेरे रिटर्न नोट्स भी रेफर करते हो, काम आएगा। एक काम करो, तुम लोग अपनी प्रिंटेड नोट्स से निकालो ना, प्रिंटेड नोट्स निकालो, उधर ही मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, लेकिन बाद में भी याद रहना चाहिए ना। ये देखो प्रिंटेड नोट्स में बताऊं किधर है, ये सेम एग्जांपल अपने नोट्स पे डाला हुआ है मैंने, एक से ना। देखा, सेम टू सेम एग्जांपल, वो जानबूझ के मैं सेम रखता हूं ताकि क्या तुम लोग को मेरे लेक्चर वाले नोट्स और प्रिंटेड बुक में कुछ डिफरेंस नहीं लगना चाहिए। तो एक काम करो, सुनो, मैं नोट्स क्यों खुलवा, इधर देखो क्या करना है, यहाँ पे ना इसको सर बॉक्स में डालो ऐसे, ईयर 2 को या सर्कल कर दो, किया, और है ना इधर ही ऐसे लिख दो, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ बिजनेस स्टार्ट्स इन ईयर 2 then डिडक्शन स्टार्ट्स, छोटी छोटी एंटाइटी में लिखो, हाँ, देन डिडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर 2। फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, ये देखो मैं स्क्रीन पर लिखा है, देयरफॉर 50,000 इससे डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। एक से ना ये थोड़ा कट रहा है, देखा बराबर। बंद, तुरंत बंद कर दो, बंद कर दो बुक, तुरंत बंद, जल्दी। लुक हियर, इधर देखो, जो लोग टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल सर्विसेज का बिजनेस करते हैं ना, सी टेलीकॉम मतलब मैं मोबाइल नहीं बेच रहा हूं,
टेलीकॉम मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स, वोडाफोन, एयरटेल, इससे तो मैंने एग्जांपल दे दिया था। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सुनो, वोडाफोन वगैरह, इनको ये देखो 2 लाइसेंस चाहिए होता है। ये देखो मैं सीन दिखा रहा हूँ, 2 लाइसेंस चाहिए होता है, 2 लाइसेंस। एक लाइसेंस लोगों को मोबाइल में बात करने की सर्विस मिल रही है उसके लिए, दूसरा लाइसेंस 4G 3G 5G उसके लिए होता है। अरे तुम लोग को वोडाफोन वगैरह एयरटेल वाले 2 फैसिलिटी देते हैं ना। आज अपने को मोबाइल में 2 फैसिलिटी क्या मिलती है, एक तो फोन पे बात करने मिलता है, और दूसरा फोन पे अपना गूगल वूगल सर्च कर सकते हैं, डेटा मिलता है, डेटा 4G वगैरह। तो वो एक अलग लाइसेंस होता है। अरे मतलब वोडाफोन वाले को 2 लाइसेंस देना पड़ेगा। एक लाइसेंस जिससे लोगों को फोन पे बात करने की सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, दूसरा लाइसेंस जिससे लोगों को इंटरनेट की सर्विस दे पाएगा। और ये जो दूसरा लाइसेंस होता है ना, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम वाला लाइसेंस। कौन सा? स्पेक्ट्रम वाला लाइसेंस। ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा। ये जब ये 2G 3G अपने सामने ये तो आया ना, 2G था, बाद में 3G हुआ, 4G, अभी 5G का बात हो रहा है। तो ये 5G 4G 3G ऐसे को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम वाला लाइसेंस। तो ये एक अलग लाइसेंस होता है, मतलब उसकी कॉस्ट भी अलग होती है, उसका भी अलग से डिडक्शन मिलता है एज पर द सेम रूल्स, बट सेक्शन अलग है। 35ABA अगला सेक्शन खत्म मेरा। सेम टू सेम, डिट्टो सेम है, खाली सेक्शन नंबर है ना, ये देखो इधर जो देख, इधर जो ABB था उसके बदले 35ABA। ABB इज फॉर नॉर्मल फोन पे बात करने के लिए लाइसेंस, एंड दिस इज फॉर स्पेक्ट्रम लाइसेंस। और पता है जब से ये 2G 4G 3G वाला सिस्टम चालू हुआ ना, तब से ना गवर्नमेंट तो ये क्या बोला कि उसका आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब फिर वोडाफोन वालों का खर्चा बढ़ गया। मतलब एक लाइसेंस लिया जिससे तो क्या टेलीफोनिक सर्विस मिल रही है, दूसरा लाइसेंस जिससे पब्लिक को इंटरनेट फैसिलिटी मिल पाती है, तो वो दूसरे लाइसेंस का दूसरा सेक्शन है 35ABA। लेकिन सही लाइसेंस भले 2 है, सेक्शन भले 2 है, लेकिन रूल्स डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम। अपने नोट्स में भी देखोगे ना, देखने की जरूरत नहीं अभी, वहां मैंने क्या लिखा है, सेम एज सेक्शन 35ABB, प्रोविजंस ऑफ 35ABA इज सेम एज 35ABB, डिक्टो सेम है। मतलब मेरा ये सेम एग्जांपल लेके चल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेक्ट्रम बोला ना, तो सेक्शन 35ABA लिखना। खाली जस्ट ऐसे बोला लाइसेंस तो, अरे खाली ऐसे बोला है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो ABB। स्पेक्ट्रम वर्ड आया तो ABA। लेकिन ट्रस्ट में खाली सेक्शन नंबर ही अलग है, प्रोविजन डिक्टो सेम है। तो बस खत्म हो गया। तो इन शॉर्ट इसमें क्या क्या याद रखना पड़ा, पहले तो डिडक्शन एक झटके में मिलता है कि टुकड़े टुकड़े में? हाँ। दूसरा डिडक्शन अक्रूवल बेसिस है कि पेमेंट बेसिस? पेमेंट बेसिस। टेल मी, इधर अक्रूवल बेसिस होता है ना, तो पता है ये देख, फिर ये फालतू चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। फिर पता है, फिर पता क्या सोचना चाहिए, कभी भी पेमेंट करो, क्या करना है, फिर तो ये जो कॉस्ट था ना, इसी को डिवाइड बाय 10 करके हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता। फिर तो कितना पेमेंट कब किया, यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड, इनफैक्ट यू शुड नॉट बी बॉदर्ड ओनली, अगर अक्रूवल बेसिस होता तो। लेकिन ये पेमेंट बेसिस है क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, और पेमेंट बेसिस है तो ये सब बातें भी बच्चों ध्यान रखो कि रिमेनिंग लाइफ में स्प्रेड करना पड़ता है। जब से डिडक्शन चालू होगा तब से रिमेनिंग लाइफ, और डिडक्शन बिजनेस शुरू होए के पहले चालू भी नहीं हो सकता, ये भी बताता ना, बिजनेस शुरू होने के बाद ही चालू होता है। तो अगर तुमने पेमेंट भर भर के कर रखे लेकिन बिजनेस से शुरू नहीं हुआ है, तो बिजनेस जब चालू होगा तब से डिडक्शन चालू होगा। बस खत्म। जैसे ही कुछ खत्म होता है और जैसे ही कुछ नई चीज चालू होती है, अपने को समरी वाला पेज देखना पड़ता है। कहाँ गया, ये रहा देखो, स्टेटस चेक करो अपना। 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया है, 35 AD हो गया, ABB हो गया, ABAB हो गया, CCA हो गया, CCC हो गया, CCD हो गया। बचा क्या ये मालूम है? ये देखो, ये तो बचा के रखा था मैंने, और ये बचा है, देखो नीचे का झुंड। देख 2 मिनट तक देख क्या बचा है, क्या बचा है बताओ। 33 ABA बचा है,
फिर 35 में डी 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 है, 36 और 37 1 बचा है। ओके, तो अभी मैं क्या चालू कर रहा हूं, देखो ये तो अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में लूंगा। अभी 35 डी, सेक्शन 35 डी चालू हो रहा है। सेक्शन पे भी ध्यान दो, मैं तुमको कुछ ना कुछ टेक्निक्स बताऊंगा याद करने का, लेकिन पहले तुम लोग इंडिपेंडेंटली कोशिश करो याद करने की। तो अभी 35 डी चालू हो रहा है, नोट्स मत देखना अभी। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी सेक्शन चालू करता हूं ना तो पहले मैं बच्चों को खर्चा बताता हूं, क्योंकि हर डिडक्शन स्क्रीन पर देखो कोई ना कोई एक्सपेंस के लिए होता है। तो पहले एक्सपेंडिचर की फीलिंग लाओ। तो सुना मैंने कौन सा एक्सपेंडिचर बोला अभी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो टेल मी फर्स्ट व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। पब्लिक को क्या लगता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सर आप क्या सिखा, हम तो अकाउंट्स में बहुत देखे हुए, लेकिन नहीं, कितने लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ट्रू डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। आज मैं क्लास में बच्चों को पूछता हूँ ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, तो 90% बच्चों का आंसर क्या आता है? हाँ सर कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस वगैरह वगैरह, मतलब वो एग्जाम्पल दे देता है। फॉर्मेशन एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल, बट एक्चुअली प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है? ये वर्ड के अंदर घुस जा। यस, तो प्रिलिमिनरी मतलब प्री मतलब बिफोर, बिफोर द बिजनेस स्टार्ट्स। जो भी छुटर मुटर खर्चे होते हैं, छुटर मुटर, हाँ ये छोटे मोटे क्यों बोले हमने मैं, क्योंकि धंधे चालू करने के पहले तो बड़े बड़े कैपेक्स भी होते, बड़ी मशीन्स लेते, बिल्डिंग लेते, जमीनें लेते, उसकी बात नहीं हो रही है। धंधा शुरू करने के पहले कुछ छोटे मोटे सन्ड्री, छोटे मोटे खर्चे, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल इसके बहुत दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा है ना कि अभी एग्जाम्पल देना चालू नहीं कर पाऊंगा मैं। अभी तुम लोग तुम्हारे वही घिसे पिटे एग्जाम्पल ले लो कि कोई नई कंपनी चालू की है तो शुरुआत में कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस होता है, पब्लिक इश्यू करते हैं तो इशू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब इस तरह के खर्चे जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के होते हैं। लेकिन सी, ये जो मैंने एग्जांपल दी ना, फॉर्मेशन एक्सपेंस, पब्लिक इशू एक्सपेंस, ये तो क्या बच्चा सुना हुआ है बहुत अकाउंट्स में। मैं तुमको और ऐसे मजेदार एग्जांपल्स दूंगा ना जो तुम लोग ने अकाउंट्स में ज्यादा देखे नहीं होंगे, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। बट दोज एग्जांपल्स आई विल गिव आफ्टर सम टाइम। फिलहाल के लिए इतना याद रखो ना, व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? आंसर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस incurred बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक और चीज है, मैंने क्या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कितने लोग माने क्या होते हैं? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी। रॉन्ग, कंपनी चालू करने का पहला नहीं है, बिजनेस, फर्क है। सिर्फ कंपनी चालू करने का पहले बोला मतलब ये तो रॉन्ग हो गया ना। सी कई बार क्या होता है, अपनी कंपनी चालू ही है लेकिन अपने कोई नए धंधे में हाथ डाला है, तो नया धंधा तो चालू हुआ ना। तो जब कभी भी नया धंधा चालू होता है ना, अब नया धंधा चालू करने वाला शायद नई कंपनी ही हो या पुरानी कंपनी भी हो सकती है। जैसे रिलायंस एक पुरानी कंपनी है ना, अब मान लो रिलायंस वाले एजुकेशन इंडस्ट्री में आ रहे, कोचिंग क्लासेस, तो रिलायंस एक बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन कोचिंग क्लासेस में इन लोग घुसेंगे तो वो एक नया बिजनेस है ना। और जब कभी भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है ना, उसके पहले एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रिलिमिनरी। ये क्लैरिफाई करना जरूरी, नहीं तो पब्लिक को क्या लगता है न्यू कंपनी स्टार्ट होता है तभी। रॉन्ग, न्यू कंपनी स्टार्ट होता है तभी तो होता ही है। मैं तो बोलता कंपनी पुरानी भी हुई ना, उन लोग ने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया ना, तभी भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इंकर होता है। ओके, नाउ टेल मी, सिंस ये एक्सपेंसेस आर इंकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दीज आर रिलेटेड टू बिजनेस। और जब कभी भी कोई खर्चा, बात कर, जब कभी भी कोई खर्चा रिलेटेड टू बिजनेस लगता है तो मन में क्या आना चाहिए? डिडक्शन इज अलाउड। अरे हर वो खर्चा जो बिजनेस से संबंधित है, डिडक्शन तो मिलना ही चाहिए। तो डू यू एग्री, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन एक झटके में नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। कैसे मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्यों? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से मिलेगा बोला ना, लेकिन क्यों? तो ये देखो एग्जाम्पल से बता पाऊंगा। ये देखो ना, इधर मान लो, स्क्रीन पर देख, मैंने तैयारी करके रखी है। मान लो हम लोग ने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इंकर किया ना, वो 1 लाख था, ऐसी एग्जाम्पल है। तो रूल क्या बोलता है कि इसको 5 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। डिडक्शन इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स।
सी पहले अलाउ तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये कोई फालतू खर्चा है कि बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस से रिलेटेड तो अलाउ तो होना ही है। लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्यों, बताता हूं। एक बार कैलकुलेट करो ना, इसको डिवाइड बाय 5 करो। मैं करता हूं इधर, डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, तो इसको डिवाइड बाय 5 किया तो डेट कम्स टू 20,000। तो अपने को 20,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए कितने साल तक, 5 ईयर्स तक। तो ये देखो मैं इधर लिख भी रहा हूँ, ये देखो हर साल मुझे 20,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये देखो ये मैंने क्या बनाया है, स्क्रीन पर देखो मैंने ये क्या बनाया है, ये सब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ, बोल, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 5 ईयर्स। ये लिखा हुआ नहीं पड़ा, ये क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब यही जो चीज मैं बनाता हूँ ना, ये देखो ये स्क्रीन पर देखो, ये इसी चीज का छोटा रूप है। तो 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा। अरे तो बताओ वाई 5 ईयर्स, वाई 5 ईयर्स का लॉजिक क्या है। कोई कोई लोग का आंसर ऐसा आता, सुनो कि सर इट इज हैवी एक्सपेंडिचर। रॉन्ग, हैवी तो हैवी नहीं है, पहली बता देता हूं, इस लाइन पे सोचना मत। इट इज नॉट हैवी एक्सपेंडिचर, कम ऑन हिम्मत रखो। इट इज नॉट हैवी एक्सपेंडिचर, ये हल्का फुल्का खर्चा ही होता है। अरे कई बार प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना 20-25 हजार ही होते। वही बात ना, ये हैवी नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के ऊपर बड़ा शॉक आ जाएगा। अरे चलो कोई हैवी एक्सपेंडिचर होते तो क्या बोलते, एक साल के प्रॉफिट के ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर डाला तो एक बड़ा शॉक आ जाएगा उसको, प्रॉफिट को। हैवी नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना 5-10 हजार का भी खर्चा होता है बहुत प्रिलिमिनरी। अरे कितने धंधे में तो प्रीमियम एक्सपेंस होते भी नहीं है, और होते तो भी 5-6 हजार जैसे ही होते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा तब तुमको फीलिंग आएगी ऐसी। अभी तुम लोग के माइंड में लिमिटेड एग्जाम्पल होंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के, लेकिन बहुत एग्जाम्पल दूंगा, पेशेंस रखो। लेकिन फिलहाल तुम लोग ये दिमाग से निकालो कि इट इज हैवी एक्सपेंड, इट इज नॉट हैवी। तो फिर इसका 5 ईयर्स क्यों रखा, मतलब सुनो, लुक मैंने क्या बोला, प्रीमियम एक्सपेंस कब इंकर होता है, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है। मतलब नया बिजनेस मतलब मैंने कोई नई चीज चालू की है, सुन। और कोई भी नई चीज मार्केट में आती है ना, तो उसका नयापन कुछ सालों तक रहता है। जैसे मोबाइल जैसी चीज मार्केट में आई थी ना, सुनिए, मोबाइल जैसी चीज मार्केट में आई थी ना, ऐसे नहीं कि एक साल में मोबाइल कॉमन हो गया था। अरे 5-6 साल तक मार्केट में हवा मच गया था, वाह क्या चीज आई है, मतलब कहीं पर भी घूमते फिरते बात कर सकते। ये हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है भाई। तुम लोग तो पैदा होते ही मोबाइल देखे थे बाजू में, लेकिन हम लोग ने जब मोबाइल जैसी चीज देखी, वाह चलते फिरते मैं रोड पे भी बात कर सकता हूं। एक्चुअली हम लोग को एकदम नई चीज लगी थी, अजूबा लगा था। नहीं तो पहले क्या होता था मालूम है, घर पे एक जगह खड़े रह के लैंडलाइन फोन से बात करो, लेकिन तो चलते फिरते रात को सोते टाइम भी बात कर सकते। वाह, एक अलग ही फीलिंग आती थी वो टाइम पे। तो इन शॉर्ट सुनो, मोबाइल जब नया आया था तो एक अच्छा अजूबा फील हुआ था। लेकिन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या वो मोबाइल वाला कॉन्सेप्ट एक साल में कॉमन हो गया था? नहीं, मुझे मालूम है ना, मेरे सामने आया है। 4-5 साल तक पब्लिक को लगा क्या क्या नई चीज है, वाह क्या नई चीज है। लेकिन 5-6-7-8 साल के बाद वो कॉमन हो गया। फिर तो क्या, अभी मोबाइल कौन सी बड़ी बात है। आज आज के बच्चों के सामने मैं बोलता हूँ ना मोबाइल, अरे मोबाइल क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत नॉर्मल लग रहा है, मोबाइल ठीक है ना, चलते फिरते घूमते फिरते बात है, कौन सी बड़ी बात है। अभी तो झाड़ू वाले के पास भी मोबाइल है, रिक्शा वाले सबके पास मोबाइल है, नॉट अ बिग डील। मतलब ये अभी कॉमन हुआ है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिड इट बिकम कॉमन इन 1 ईयर ओनली? इट हैड इट्स इम्पैक्ट, इट हैड इट्स इम्पैक्ट फॉर सम ईयर्स। तो पॉइंट ये बोलना था मुझे, कोई भी नई वस्तु आती है ना मार्केट में, तो उसका असर, उसका नयापन अराउंड 5 साल रहता है। समझा? 5 साल क्यों? लॉ का ये मानना है कि देख कोई नई चीज आई है ना, तो ऐसे नहीं कि नई चीज एक साल में कॉमन हो जाएगी। नई चीज है भाई, जैसे मार्केट में मोबाइल आया भाई, 5-6 साल तक हवा मच गया था, वाह क्या चीज है, वाह क्या चीज है, बाद में कॉमन होता है। तो इसलिए जैसे अपने जोमैटो वोमैटो भी नया नया आया था, उबर ओला, तो अपने को कैसे स्टार्टिंग में लगा था
या यार मोबाइल ऐप के अंदर बैठे बैठे रिक्शा टैक्सी पकड़ सकते, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब एक साल में कॉमन, मतलब 4-5 साल तो पब्लिक को समझने में लगा। हाँ, आज बच्चे बच्चे को मालूम है उबर ओला क्या होता है, लेकिन डिड इट बिकम कॉमन इन 1 ईयर? इट टेक्स टाइम ना। तो दैट इज व्हाट लॉ इज सेइंग ना, कि भाई कुछ नई चीज आती है तो उसका नयापन 5 साल तक रहता है ऑन एन एवरेज। अभी 5 साल पकड़ के मत बैठो, ये तो लॉ वालों को तो लॉ बनाना इसलिए 5 साल पकड़ के बैठे, बाकी रियल लाइफ में तो क्या है, कोई चीज का असर 2 साल रहता है, कोई चीज का असर 10 साल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई नई चीज आती है 1 साल में कॉमन हो जाती है। उबर ओला जोमेटो स्विगी ऐसे नहीं कि 1 साल में कॉमन हो गया। हाँ, 2-3 साल पब्लिक को लगा। हाँ, आज बच्चे बच्चे को मालूम है, जब सबको मालूम पड़ जाता है ना, हाँ तो ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग। इसलिए लॉ ने भी ये बोला है भाई नई चीज आई है ना तो उसका असर मार्केट में 5 साल रहता है ऑन एन एवरेज, तो स्टेटमेंट में भी उसका असर 5 साल रहना चाहिए, भले ही वो 5,000 का ही खर्चा क्यों ना हो, लेकिन उसका मार्केट में इंपैक्ट 5 साल है ना। इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं, इट्स बेनिफिट इज फॉर 5 years। बेनिफिट ही है ना। जैसे आज उबर ओला वालों ने धंधा चालू किया होगा तो उसके पहले कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इंकर किया होगा, तो भले ना उन लोगों ने 10,000 का खर्चा किया है, लेकिन उबर ओला का इंपैक्ट 4-5 साल रहा था। अभी एग्जैक्टली गिन के नहीं बैठने का कितने साल उसका असर रहा था, ये तो लॉ ने क्या बोल चलना 5 साल, तो 5 years में डिवाइड कर दिया। इन शॉर्ट सी लॉजिक बताया कि 5 years के पीछे क्या थिंकिंग है। ओके, अब सुनो, लुक, तो एक तो बाय कर दो 5 years 5 years 5 years हो गया बाय 5 years। अब सुनो, एक से ना, ओके तो सी ईयर सुनो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में एक चीज तो मैंने क्या बताया, डिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्योंकि कोई नई चीज आई तो उसका नयापन 5 साल रहता है, इतना मैंने बोला था। ओके, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट देखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में का डिडक्शन चाहिए तो उसमें एक लिमिट है, उसमें एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही डिडक्शन मिलता है। सी इधर मैंने लिमिट का नॉलेज किए बिगर किया ना, ये देखो मैंने क्या किया था, पूरा 1 लाख ले लिया डिडक्शन में, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 5 करके, लेकिन एंटायर 1 लाख को काउंट कर लिया ना। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें भी लिमिट है, तो पता है मुझे क्या बताना पड़ेगा, ऐसी क्या लिमिट है और क्यों है, क्या एंड क्यों। तो एक बार लिमिट क्या है, लिमिट को समझो फिर लॉजिक बताऊंगा। ये देखो, इसकी लिमिट कुछ ऐसी है, दिख रहा है स्क्रीन पर, लिमिट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये क्या लिखा ना, सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसका मतलब समझो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्ड इन द न्यू प्रोजेक्ट। सी मैं थोड़ी देर तक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बहुत बोलूंगा, प्रोजेक्ट मतलब अपना नया बिजनेस। जैसे मैंने बोला रिलायंस वाले अचानक कोचिंग क्लासेस में आएंगे, तो वो कोचिंग क्लासेस इज अ न्यू प्रोजेक्ट, तो इफ आई से न्यू प्रोजेक्ट और न्यू बिजनेस इज वन इन द सेम। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बिजनेस। क्या बोला, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मैं एवं नहीं बोल रहा हूं, एक्ट में डेफिनेशन दिया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। तो सी एग्जांपल, मान लो तुम लोग सीए बनने का सोचते हो कि चल मैं कोचिंग क्लास चालू करता हूं। अब तुम लोग कोचिंग क्लास चालू करोगे तो तुम्हारा वो नया धंधा नया प्रोजेक्ट है, अब उससे फिक्स्ड एसेट्स क्या लगेंगे बताओ। कोचिंग क्लास का प्रोजेक्ट माइंड में रखो, तो पहले तो जगह लेनी पड़ेगी, क्लासरूम, बेंचेस, एयर कंडीशन, और आजकल के ज़माने में तो वीडियो कैमरा, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स, आईपैड वगैरह, ये फिक्स्ड एसेट्स है। तो जो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को जोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो हर इंसान पहले हिसाब लगाता ना, इतना आईपैड में जाएगा, इतना ये जाएगा, ये जाएगा, मतलब इतना रुपया लगेगा, तो उसको बोलते हैं ये मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। अरे तो मैंने मतलब बताया है सीओपी का, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। उसी एक बार मेरे को कैलकुलेशन करके बताने दो, मान लो हम अपने जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ना उसका कॉस्ट 15 लाख है, मतलब 15 लाख क्या है मालूम है, कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अब है ना इसका 5% निकालो, एक बार 5% ऑफ करो, कैलकुलेट 5% इसका। 5% इज अ फिक्स्ड रूल, लॉजिक बताऊंगा।
तो कितना आ गया? 15 लाख का 5% कितना हो गया? 15 लाख का 5% हो गया 75,000। अब बताओ ये क्या है? ये हो गई लिमिट। ये हो गई लिमिट। लिमिट का मतलब क्या? इससे ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तुम नहीं क्लेम कर सकते। लिमिट को फील करो। लिमिट मतलब लिमिट, कि इससे ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा क्लेम, ठीक से ना, इससे ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। तो चेक करो इधर, ये बंदा क्या बोल रहा है? नहीं भाई मेरा तो 1 लाख का खर्चा हुआ है, तो नहीं चलेगा 1 लाख। अगर उसकी लिमिट ही 75,000 है तो उसको 75,000 सीमित होना पड़ेगा। तो भले बोले 1 लाख है तो 1 लाख नहीं चलेगा। दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 75,000। लिमिट क्यों रखी है बताऊंगा ना, लेकिन एक बार मैकेनिकली समझो कि ऐसी लिमिट है, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो टेल में क्या हो जाएगा अगर मैं 75,000 में अपने आप को लिमिट करना पड़े? ये देखो 75,000, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? फिर 75,000 को डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 15,000। और डिवाइड बाय 5 का तो रूल है ही ना। तो ये देखो हर साल जो मैंने 20 शेयर 20 शेयर 20 शेयर की बातें की थी ना, ये कैंसल। इट विल बी 15,000 का डिडक्शन मुझे हर साल मिलेगा। अरे पहले तो मैंने बेपरवाह होकर 1 लाख का डिडक्शन ले लिया था, लेकिन अपने को लिमिट की परवाह करनी पड़ती है, और लिमिट के हिसाब से 75,000 नहीं चलेगा, तो 75,000 फिर उसको डिवाइड बाय 5 किया तो 15,000। अब अपने को सोचना है लिमिट क्यों है। पहले से ये लिमिट पता है इन लोग ने क्या रखी? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब पता है गवर्नमेंट का क्या मानना है? कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसमें 5% से ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होगा? सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब पहले बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट। अरे धंधे में फिक्स्ड एसेट्स मेन होता है। तो अगर फिक्स्ड एसेट ही तुझे 15 लाख का लग रहा है, ये देखो 15 लाख, 15 लाख, जब पूरे धंधे के फिक्स्ड एसेट्स ही 15 लाख में आ जाते तो प्रिलिमिनरी तो छोटे मोटे खर्चे होते। सिर्फ प्रिलिमिनरी मतलब क्या? छोटा मोटा एक्सपेंस, लाइक कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस का एग्जांपल तुमको पता है, और एग्जांपल दूंगा मैंने बोला मालूम है। और जो भी है वो सब छोटर मोटर खर्चे। अब वो छोटर मोटर खर्चे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर फिक्स्ड एसेट ही 15 लाख में आ गया तो प्रिलिमिनरी तो 75,000 में हो ही जाना चाहिए। लेकिन कोई बोले नहीं मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3 लाख है, फेंक रहा है। 15 लाख के तो फिक्स्ड एसेट है तेरे प्रोजेक्ट। अरे फिक्स्ड एसेट सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। 15 लाख का तो फिक्स्ड एसेट है, उसमें तू बोल रहा है तेरा 2-3 लाख का प्रिलिमिनरी, कुछ भी। इन शॉर्ट लॉ क्या बोलता है कि जितना तेरा प्रोजेक्ट है उसका 5% से ज्यादा प्रिलिमिनरी नहीं होना चाहिए। सी गवर्नमेंट ने ऐसा भी नहीं बोला है, एक अमाउंट भी फिक्स नहीं की है, परसेंटेज फिक्स किया है। सी गवर्नमेंट अगर ऐसा बोलती ना 1.5 लाख 2 लाख 50,000, वो भी गलत है। अमाउंट क्यों बोल सकते हैं? सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बड़े होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट में छोटा होता है। तो इन शॉर्ट प्रोजेक्ट की साइज अनुसार हम जज करते हैं कितना वाजिब है, और प्रोजेक्ट की साइज मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके अनुसार मतलब उसका 5%। इससे गवर्नमेंट को लगता है कि इतना रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन अब सुनो, अब है ना एक बिजनेसमैन को डाउट क्या आएगा कि भाई लिमिट क्यों? मैंने जब 1 लाख का खर्चा किया है तो खर्चा किया है तो खर्चा माइनस करना साडा हक है। साडा हक कहते हैं रख, लिमिट काहे की? अरे मतलब लिमिट क्यों रखी है? अपने को कन्विंस होना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन अपने आप में लेके दूंगा, आज मैं भी बिजनेसमैन हूं यार, आज मैं भी एक छोटा आईपैड का पेंसिल भी खरीदूंगा ना, तो मुझे चाहिए खर्चा हुआ ना, माइनस करूंगा। धंधे का हर खर्चा माइनस करना चाहते ताकि नेट प्रॉफिट कम हो तो टैक्स कम आवे। तो बिजनेसमैन को तो खराब लग रहा है, भाई मैंने ये देखो 1 लाख का खर्चा किया है तो मैं 75 में क्यों चलाऊं? जब 1 लाख खर्च किया तो मुझे 1 लाख चाहिए। और वो क्या बोल रहा है? साडा हक ऐथे रख, मुझे हक है 1 लाख माइनस करने का। तो पता है गवर्नमेंट उसको क्या बुलाएगी? इधर आ सुन, हक की बात कर रहा है भाई, ये खर्चा माइनस करना पहले तो तेरा हक ही नहीं है। तूने ये खर्चे कब इंकर किए? प्रीलिमिनरी।
मतलब धंधा चालू होने के पहले। और भूल गए तुम लोग को मैंने पहले भी बताया है, धंधा जब तक चालू नहीं होता ना, खर्चा माइनस करने हक जताने का नहीं। ऐसा डायलॉग कब मारने का, साडा हक ऐसे रख। जब धंधा चल रहा हो ना, तब तेरे चालू धंधे के खर्चे तू हक से माइनस कर सकता है। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कब का है, धंधा चालू होने के बाद का, कि बिफोर वाला है। बिफोर वाला, प्री का मतलब ही क्या होता है, बिफोर। तो ये खर्चे तुमने कब किए थे, जब धंधा चालू भी नहीं हुआ था। तो आइडियली क्या, आइडियली ये खर्चा माइनस करने भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, चलो हमने क्या सोचा कि बड़े बड़े धंधे की शुरुआत करने में, शुरुआत में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। वो डायलॉग था ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ऐसे बड़े बड़े धंधे जब चालू करते तो शुरुआत में छोटे मोटे खर्चे होते। तो माना कि वो खर्चे धंधा चालू करने के पहले, लेकिन वो जरूरी है, लेकिन वो जरूरी है। तो जरूरी समझ के हमने तेरे को माइनस करने दिया। अभी उंगली दी तो हाथ पकड़ेगा, दबोच रहा है तू तो नहीं देने का, जा भाड़ में। कि हमारी समझदारी, कौन सी समझदारी, गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई ना, कि ठीक है बड़े बड़े धंधों में शुरुआत में छोटे मोटे खर्चे होते, तो वो छोटे मोटे खर्चे होते, वो समझदारी रख के हमने आपको अलाउ किया। नहीं तो अगर हम ना समझ बैठ के खड़ूस बन जावे ना, तो हमारा तो रूल कट्टर है, धंधा चालू कर, बाद में माइनस करने का, बात करने का, पहले का खर्चा गया भाड़ में, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने समझदारी से माइनस करने दिया ना, तो अभी उंगली दिया तो हाथ मत पकड़। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला तेरे को माइनस करने मिला ना, उसी में खुश रहे। अब ये मत बोल कि इतना ही क्यों मिला ना, बी थैंकफुल। इसलिए गवर्नमेंट ने लिमिट रखी है, और लिमिट नहीं रखेगी ना, तो इसमें तो गवर्नमेंट अनाप शनाप माइनस करेगी। सी आज कोई हक का खर्चा होता ना, तो गवर्नमेंट लिमिट नहीं रख सकती है। जैसे फिलहाल मेरा धंधा चल रहा है ना अभी, अब चालू धंधे में ना, मैं मेरे स्टाफ को है ना 5-5, 6-6 करोड़ का भी सैलरी दूं ना, मेरी मर्जी। गवर्नमेंट का भी ऐसा बोल, स्टाफ को इतना पगार क्यों देता है, मेरा मर्जी। लोग 25 लाख देंगे, मैं 50 करोड़ दूंगा, जाओ। मतलब धंधा चल रहा होता है ना, तो गवर्नमेंट कभी लिमिट नहीं रख सकती, इससे ज्यादा नहीं। अरे इससे ज्यादा तू कौन होता है बोलने वाला, मेरा धंधा है, मैं सोच के खर्चा करूंगा। लेकिन ये खर्चे क्या है, अपने एहसानों तले दबे हुए ना, ये खर्चा गवर्नमेंट माइनस करने दे रही है, वही बड़ी बात है। इसलिए गवर्नमेंट ने लिमिट दिया ना, तो इसमें क्रिप नहीं करने का, इसमें आर्ग्यू नहीं करने का, उल्टे का बोलने का, चलो मिल तो गया, नहीं तो शायद इसका डिडक्शन नहीं भी मिलता, क्योंकि बिफोर वाले एक्सपेंस है। एक से है ना, इस मंच पर बिफोर वाले एक्सपेंस की तीसरी टाइम बात हुई है। मैंने इस चैप्टर में तीसरी बार प्री एक्सपेंस की बात की थी। पहले साइंटिफिक रिसर्च के टाइम बोला था कि धंधा चालू होने के पहले धूमधाम से रिसर्च चल रही थी, वो भी प्री था। उधर भी गवर्नमेंट ने बोला भाई ये खर्चा माइनस करने के लायक तो नहीं है, लेकिन ठीक है रिसर्च को बढ़ावा देना है, इसलिए हम चला रहे। लेकिन उधर भी 3 साल, उंगली दी तो हाथ मत पकड़, उधर के 3 साल था। फिर 35 आईडी वाले, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, उनको भी बोला था कि तुम्हारे बड़े बड़े धंधे जब सेटअप करते हो, तो धंधा शुरू होने के पहले तुम्हारा सेटअप में बताया था ना, इन लोगों का धंधा स्टार्ट बाद में होता है। जैसे मेट्रो स्टार्ट अभी हुआ है, सेटिंग अप तो कब से चल रहा है, मेट्रो का ही ले लो एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो 35 आईडी वाला। मेट्रो स्टार्ट अभी हुआ है, लेकिन सेटअप तो काफी टाइम से चल रहा है। तो उनके लिए भी बोला था कि तुम्हारा धंधा शुरू हुआ उसके पहले के जो प्री एक्सपेंस है वो माइनस कर सकते हो। लेकिन उधर गवर्नमेंट ने कोई लिमिट नहीं रखी थी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था ना। लेकिन रिसर्च, प्रिलिमिनरी, ये सब गवर्नमेंट को क्या लगता है, ऐसी इन सब चीज़ों का अंत नहीं है। जैसे आज कोई धंधा शुरू करता है ना, शुरुआत में ये करो, इन सब चीज़ों का कोई क्या अंत नहीं है, फालतू खर्चे भी होते हैं बहुत बार, इसे लिमिट तक ही अलाउड है। अरे मैं खाली याद दिला, 3 बार प्री एक्सपेंस की बात हुई थी, साइंटिफिक रिसर्च में और 35 एडी में भी तो हुई थी। 35 एडी का याद आया कि नहीं, 7 नोट में पहला नोट, और इधर भी प्री वाले खर्चों का बात किया। और हर टाइम मैंने एक ही चीज रट लगाई है कि धंधा चालू हुआ नहीं था ना, उन दिनों का खर्चा माइनस करना अपना हक, और फिर भी मिला तो लिमिट क्यों रखा, मत रखो, मिला ना उसमें खुश रहे। एंड गवर्नमेंट को ऐसा भी लगता है कि इतना बहुत है यार, इससे ज्यादा क्या खर्चा होना चाहिए, कितना कितना 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ओके सुनो, लिमिट का मतलब क्या होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
कम हो तो कम ही लो। जैसे मान लो ये देखो ना, इस बंदे का 1 लाख के बदले खाली 20,000 का ही खर्चा हुआ होता। अरे खर्चा ही 20,000 का हुआ है प्रिलिमिनरी, फिर भी गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं 75 तो होना चाहिए था ना। अरे, उसका खर्चा ही 20,000 हुआ तो गवर्नमेंट पागल की तरह 75 अलाउ करेगी? तो खर्चा 20 है तो 20 ही लेंगे, फिर 20,000 को डिवाइड 5। अरे लिमिट का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कम हो तो कम लो, डायलॉग सुनो मेरा, कम हो तो कम लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। क्या बोलना चाहिए? कम हो तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। इसको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विच एवर इज लेस। बातों बातों में फॉर्मूला बन गया है, देखो फॉर्मूला लिख के बताऊं? फॉर्मूला क्या है ये देखो, फॉर्मूला इज, ये देख बता, 1 2 विच एवर इज लेस, बताओ क्या? एक होता है एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो मेरे एक एग्जाम्पल में 1 लाख था और अभी मैं 20,000 भी बोला था। एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है। एंड दूसरी अपनी लिमिट, जो कि है 5% ऑफ सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इन दोनों में से विच एवर इज लेस। एक्चुअली से कभी भी गवर्नमेंट लिमिट डालती है ना, मन ही मन फॉर्मूला बना दो, विच एवर इज लेस। बट सुनो, इसको भी है ना, ये देखो, इसको भी पूरे को डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। ये देखो डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन जाता है ना। अरे ये तो क्वालिफाई और एक्चुअल और लिमिट विच इज लेस, फिर डिवाइड बाय 5 करना पड़ता है। अब सुनो, हिम्मत रखना, ये लिमिट क्या थी बताओ? नई चीज आ रही है। लिमिट क्या थी? 5% ऑफ सीओपी। लेकिन ये सीओपी के बदले है ना, कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड लेना पड़ता है। इफ द असेस इज अ कंपनी, कंपनी के लिए चॉइस है, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेवे, ये देख, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेवे। इन दोनों में से जो लेना चाहे ले लेवे, वो कंपनी की चॉइस है। क्यों रखा है बताऊंगा, पहले मेरे को क्या बताना पड़ेगा? सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और ये कंपनी को चॉइस क्यों दी, बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले इतना मैकेनिकली याद रखो ना, कंपनी इस लोग को ऑप्शन दिया है, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या तो कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी का भी 5% ले ले। तो सी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मालूम है? सुनो, नए प्रोजेक्ट के लिए तुमने शेयर इशू किया होगा, डिबेंचर इशू किया होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स लिया होगा, इसका टोटल। ये मैं ऐसे कैजुअली नहीं बोल रहा, एक्ट में लिखा है। तुम लोग को एक्ट पता नहीं, मुझे मालूम है। एक्ट में क्या लिखा है? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, सॉरी उल्टा बोला, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये ऑर्डर में याद रखो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इन तीनों का टोटल इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। फील द वर्ड। ये देखो, रिलायंस वाले आज अगर कोचिंग क्लास धंधे में उतरेंगे तो वो लोग तो धमाका मचा देंगे, मेरी तरह थोड़ी छोटी मोटी क्लास खोल के बैठेंगे, पूरे इंडिया में क्लास फैला डालेंगे। और इन लोग इतना बड़ा लॉन्च करते हैं ना, उसके लिए पब्लिक इश्यू भी करते हैं लोग। अरे बड़े बड़े लोग जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए फंड्स रेस कैसे करते? शेयर इश्यू, डिबेंचर इश्यू, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो पता है ये शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन कौन सा है? उस प्रोजेक्ट का। सी रिलायंस के पास तो ऑलरेडी शेयर कैपिटल होगा ना, ऑलरेडी वाला नहीं रहे। रिलायंस ने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जैसे मान लो कोचिंग क्लास चालू किया है, उसके लिए कितना पब्लिक इश्यू किया वो, उसके लिए कितना डिबेंचर इश्यू किया वो, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन कितना लिया वो, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम भी बना, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द न्यू प्रोजेक्ट। एक सेकेंड, मेरे को है ना ये बैलेंस शीट में कुछ फिगर लिखा हो, तुम लोग को लॉजिक भी बता पाऊंगा। ये देखना, मान लो रिलायंस वाले ने ना नया प्रोजेक्ट चालू किया है, कोचिंग क्लास का समझ लो ना। तो उन लोग के लिए ये क्या होगा बताओ ना, इधर देख, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा बताओ। रिलायंस वाला नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा है तो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मीनिंग बताया था मैंने, आगे जाते ही पीछे का भूल जाने का गलत है। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो मेरे को एक बार बैलेंस शीट में लिखो ना, मजा आएगा। देखो
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ही था ना, फिक्स्ड एसेट किधर आता है, एसेट साइड में। तो ये देखो एक बार मैं इधर लिख रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स। तो मान लो रिलायंस को है ना उस नए प्रोजेक्ट के लिए ना 100 करोड़ के फिक्स्ड एसेट लगने वाले हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। फिर रिलायंस जैसा महारथी कोई नया प्रोजेक्ट चालू करेगा तो वो लोग क्या पब्लिक इश्यू वगैरह वो सब करते हैं ना। तो मान लो इन लोग ने ना ये देखो शेयर इशू किया 50 का, डिबेंचर इशू किया 20 का, लॉन्ग टर्म लोन किया 20 का, लॉन्ग टर्म लोन लिया, टोटल मार के देखो ना, टोटल कितना, इधर 90 है, ये बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि सी इन लोग को फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए 100 करोड़, लेकिन मार्केट से उठाया खाली 90, क्योंकि 10 करोड़ ऑलरेडी पड़ा है। अरे मार्केट से ऐसा एम आई फिजूल में थोड़ी पैसा उठाता है कोई, पैसे पड़े होते तो मार्केट से कौन उठाएगा पागल। तो ऐसा अज्यूम करो मेरे एग्जांपल में कि नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 100 करोड़, लेकिन मार्केट से उठाया 90 करोड़। ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि कुछ पैसे ऑलरेडी पड़े। अरे मनीष, आई वॉन्ट टू प्रूव कि देर विल बी डिफरेंस इन द फिगर ऑफ सीओपी एंड सीई। अरे ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया ना भाई, ये मेरा क्या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया ना, और दोनों अमाउंट में फर्क आ रहा है कि नहीं। अरे मैं क्या प्रूव करने पे तोड़ा हूं मालूम है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्क आ सकता है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी उसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, कैपिटल भी उसी प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉय किया है, लेकिन दोनों अमाउंट्स पे डिफरेंस आ सकता है कि नहीं। एक सेकंड में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, ये देखो प्लीज देख, ऐसा भी हो सकता है। कैसा मालूम, ये देखो कि मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज कर दिया। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड अभी, अरे कैपिटल एम्प्लॉयड 110 हो गया, ये देख, सॉरी 100 हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक सेकंड, ये भी चेंज करना था मेरे को, ये करना था एक्चुअली। अब देखो चेंज क्या हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 110 और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 100। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्या एकदम कट टू कट पैसा उठाना रिस्की होता है, सेफर साइड पे थोड़ा ज्यादा रेस कर लेते हैं। अरे मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि कंपनियां जब नया प्रोजेक्ट चालू करती है ना, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में चाहिए 100 तो उठाओ भी 100, कभी थोड़ा कम उठाते क्योंकि पैसे पड़े होते, कभी ज्यादा उठाते। मतलब कहने का मतलब क्या है मालूम है, इन दोनों अमाउंट्स में फर्क आना स्वाभाविक है, सेम भी हो सकता था बट फर्क आ सकता है ना। तो बस यही सोच के तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करो ना, आपको चाहिए तो सीओपी ले लो, चाहिए तो सीई ले लो, जो चाहिए उसका 5% ले लो। अरे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि वी अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट हैपेंस दैट वी नीड 100 करोड़, बट वी मार्केट से उठाओ थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, तो देयर कैन बी डिफरेंस। तो यू चूज व्हाट यू वांट एंड गिवन अ चॉइस, एक रैशनल आदमी विचर इज हायर चूज करता है। अब जाके रूल बना, पता है किताबों में सीधा लिखा है विचर इज हायर, लेकिन मुझे लॉजिक बता ना, मेरी भावना समझ। पहले तो मैंने बच्चों को प्रूव किया, देखो बच्चों ये सीओपी और कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट जरूरी नहीं कि सेम होगा, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी उसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, कैपिटल भी उसी प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉय किया, प्रोजेक्ट भले वही है लेकिन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है। तभी तो कंपनियां चूज करती है क्या लेवे, सीओपी लेवे कि सी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने चॉइस दी है, एंड ऑब्वियसली गिवन अ चॉइस है, रैशनल कंपनी क्या चूज करेगी, विचर इज हायर, ताकि अपनी लिमिट बढ़ जाएगी ना, डिडक्शन ज्यादा मिलेगा। तो टेल मी मेरे वाले एग्जांपल में क्या करना चाहिए, सीओपी 100 है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 110, तो अपने 110 लेंगे। करना क्या है इसका, अरे भूल मत, ये 5% निकालने की लड़ाई हो रही है। फिर उस 5% का क्या करना है, इधर देख नीचे देख, इधर डालना है, कंपेयर विथ एक्चुअल विचर इज लेस, डिवाइड बाय 5, फिर ये हर साल के स्टेटमेंट में माइनस करना है।
और पता है ये कैपिटल एम्प्लॉयड का रूल खाली कंपनी के लिए क्यों है? अरे कंपनी में तो ये सब होता है ना, शेयर कैपिटल वगैरह वगैरह। आज एक सोल ट्रेडर होता है तो वो लोग थोड़ी इतने नाटक करते, पब्लिक इश्यू करो, ये करो, वो करो। ये तामझाम कौन करता है? कंपनी। तो सुनो, कंक्लूजन सुन, इधर देख। कॉर्पोरेट एसएससी, अदर्स। कॉर्पोरेट लोग के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड है, सीओपी में से कुछ भी ले सकते हैं, और बाकी लोग के लिए तो सीओपी। इसका 5% लेना है, ये होती है लिमिट। कंपेयर करो एक्चुअल के साथ, ले लो दोनों में से विचर इज लेस। अब सुनो, इधर तक का सब खाली चेक कर दो। ये देखो, ये फॉर्मूला मेन क्लियर है ना? इससे फॉर्मूला में एक नया चेंज क्या आया, इधर है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है। अगर कंपनी हुई तो सीओपी के बदले कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है ना। और अपने सीए फाइनल के पेपर में तो कंपनी होती है, तो अपने तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाले रूल को दिल पे ले लो। और पता है इन लोग की स्टाइल क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट सीधा नहीं देंगे शाणे लोग। क्या देंगे बताओ? बोल क्या देंगे? ये देखो, शेयर कैपिटल देंगे, डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म। तुम लोग पता है ये मैंने ऐसे कैजुअली नहीं बोला है, एक्ट में प्रिसाइज डेफिनेशन है। ये 3 चीज को ही लेना है, खत्म। ओके सुनो, मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले मालूम बताया था, ये देखो ना, इस बंदे का जो 1 लाख खर्चा हुआ है उसको तो लिमिट में रहना पड़ा, लेकिन अगर उसका खर्चा सिर्फ 12,000 ही हुआ है, अरे ये 75,000 की लिमिट वाले का बोल रहा हूं, उसका एक्चुअल खर्चा सिर्फ 12,000 ही हुआ था। अरे तो 12,000 हुआ तो 12,000 ही मिलता है ना यार। मैंने बोला एक्चुअल खर्चा कम हो तो कम ही लेना चाहिए। अब देखो, अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, एक आदमी का लिमिट है ना 75,000 था, लेकिन उसका असल में खाली 12,000 का ही खर्चा हुआ, तो उसके मन में पाप जाग सकता है, यार 12,000 का खर्चा, मैं चाहूं तो 75,000 तक भी दिखा सकता हूं, क्योंकि लिमिट के हिसाब से 75 आ रहा है। तो पता है उसके मन में तरह तरह के पाप जागेंगे। वो क्या सोचेगा, चल ना कुछ भी दिखा के ना 75 कर लेता हूं, क्यों इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र बनूं। एक्चुअल में तो उसका खर्चा खाली 12,000 हुआ है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि 12 क्यों, कुछ भी करके 75 दिखाऊं, क्योंकि 75 तो मिल रहा है ना मेरे को। तो सुनो, ऐसे लोग क्या करते बताओ, कुछ भी खर्चे दिखाते थे। हाँ, हमारा प्रिलिमिनरी क्या धंधा शुरू होने के पहले होता है ना, तो बोलेंगे धंधा शुरू होने के पहले हमारा ये खर्चा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। कुछ भी फालतू फालतू खर्चा दिखा रहे, और कुछ भी दिखा दिखा के वो 75 पे पहुंच रहा है। तो इसके लिए पता है लॉ ने क्या बोला, ये देख बॉस, वी आर नॉट अ फूल, लिसन टू अ रूल। तू कुछ भी दिखाएगा चलेगा ही नहीं। हम जो कहते हैं वही प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, तो कुछ भी दिखाई नहीं पाएगा। देर आर ओनली सिलेक्टेड एक्सपेंसेस जिसको हम प्रिलिमिनरी दिखा सकते हैं। यू नो कौन से? ये देखो, पफ में डरसो, खाली इन्हीं खर्चों को तुम प्रिलिमिनरी की तरह दिखा सकते हो। पता है ये डिफाइन क्यों करना पड़ा? नहीं तो पता है जिस बंदे का 12,000 खर्चा हुआ था ना, सी प्रिलिमिनरी एक्चुअली पता है, प्रिलिमिनरी का मतलब क्या बताओ, बिजनेस शुरू होने के पहले। जैसे बताओ, मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने प्राइम विजन का धंधा कब चालू किया था? 2007 में। उसके पहले दूसरी क्लास से पढ़ा रहा था 10 साल तक। 2007 में मैंने जब अपनी क्लास चालू की ना, मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था 7 दिसंबर 2007 मेरी खुद की क्लास में। उसके पहले प्रिलिमिनरी मतलब पहले, उसके पहले मैं यहाँ वहाँ बहुत भटका था, दलालों के चक्कर काटे थे, कोई जगह दिलवा दी, ये कर, बहुत भटका था। तो ऐसे भटकने के खर्चे भी प्रिलिमिनरी हो सकते हैं। सिर्फ प्रिलिमिनरी एक ऐसी जनरल चीज है ना कि धंधा शुरू होने के पहले बहुत। और मैंने भी जब मेरा कोचिंग क्लास का धंधा शुरू किया था 7 दिसंबर 2007 को, उसके पहले यहाँ वहाँ अनाप शनाप खर्चे किए थे। तो सी ये खर्चे ऐसे ना कि कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, और पता है अगर इस पर कंट्रोल नहीं होता ना तो मैं कुछ भी बता सकता था। मैं क्लास चालू करने के पहले रिक्शा में बहुत भटकता था, धूप में बहुत चक्कर काटे, ट्रेन में भटक, बस में आता था। ये सब भटकने का खर्चा भी प्रिलिमिनरी है। अरे लोग कुछ भी दिखाने लगेंगे रे। ताकि क्या मालूम है? ये देखो, ताकि बताओ क्या बताया था, जिस बंदे का 12,000 खर्चा हुआ है ना,
वो कैसे भी करे 75 दिखा दे। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कैसे रखा है कि तुम कुछ भी दिखाओगे ना, हम देखेंगे ही नहीं। हमारे कुछ चंद खर्चे हैं जिनको हम प्रिलिमिनरी मानने को तैयार है, बाकी सब खर्चा गया भाड़ में, उसको इग्नोर कर देंगे। ये कंट्रोल रखना जरूरी है। अब पता है ऐसा कंट्रोल है ना, तो सुन, जिसका खर्चा कम हुआ है ना, वो जबरदस्ती कुछ भी नहीं सोच सकेगा। हाँ, इसमें से तू कुछ भी दिखा के कर सकता है, लेकिन ये सब खर्चों में ना थोड़ा फेंकना भी कम हो जाता है। अपने जो फेंका फेंकी करके कुछ भी दिखावे सोचते हैं ना, चांसेस थोड़ा कम है। मतलब ये सब खर्चे बहुत ऑथेंटिक है। अरे बेसिकली बात कैसे शुरू हुई थी, जिनका खर्चा कम होता है बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है लिमिट तक, लेकिन उनको काबू में रखने के लिए ये कोडवर्ड है, पफ में डरसो। सुनना है फुल फॉर्म एक एक देखो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक्चुअली ये सब क्या है मालूम है, ये सब तरह तरह के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, मैं तुमको प्रिलिमिनरी के कई एग्जांपल्स दूंगा, ये एग्जांपल्स ही समझ लो। लेकिन लॉ में डिफाइंड चीजें यही सब क्लेम कर सकते हैं। मेरे को बताओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाउ इट इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एक्चुअली तुमको मुझे पता है, सुनो ना, मुझे ना हर पफे डरसों के पॉइंट में तुमको फीलिंग देनी है धंधा चालू होने के पहले का है। वो कन्विंस हुआ तो तुमको हाँ बरा ये तो प्रिलिमिनरी है। सही बोला, लेकिन सुनो, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट यूजुअली क्यों होती है में, फाइनेंसर लोग मांगते हैं। जैसे मान लो अभी तो मैं छोटे लेवल में क्लास चला रहा हूँ, मान लो मेरे को मूड आया भारत के कोने कोने में कोचिंग क्लास डाल दूं, कन्याकुमारी, कश्मीर वगैरह हर जगह, उत्तराखंड उत्तराखंड सब जगह, और उसके लिए ना मुझे कोई सिंगापुर का बड़ा फाइनेंसर मिला है, एग्जाम्पल लो ना, और वो 50 करोड़ फाइनेंस करने को तैयार है। होगा मालदार पार्टी यार, मैं गरीब, लेकिन वो 50 करोड़ फाइनेंस करने को तैयार है। लेकिन पता है वो फाइनेंसर अंधाधुंध फाइनेंस करेगा। मैंने उसको खाली बोल दिया, ये सिंगापुरियन तू 50 करोड़ देगा, मैं पूरे इंडिया में क्लास फैला डालूंगा। लेकिन उसको भी क्या है, मेरे पे ट्रस्ट होगा, नहीं शिरीष व्यास एक अच्छा आदमी है, ऑथेंटिक आदमी, लेकिन उसको भी समझना है ना कि भाई तू मेरे 50 करोड़ का क्या करेगा, कहाँ कहाँ क्लास डालेगा, मेरे को पूरी रिपोर्ट बना के दे। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो पता है सुनो, मैं तो चलो खुद चार्टेड हूं, लेकिन अगर मैं अंगूठा छाप आदमी होता ना, तो मैं कोई डेलॉइट केपीएमजी के पास जाता, उनको क्या बोलता, यार मेरे को सिंगापुर से बड़ा फाइनेंस आ रहा है, मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो ना। मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोफेशनली ड्राफ्ट होता है, उसमें पता है पूरा मालूम पड़ता है, ब्लू प्रिंट आ जाता प्रोजेक्ट का। ब्लू प्रिंट मतलब जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में होने वाला है ना, पेपर पे दिख जाता है कि कश्मीर में अपनी ब्रांच होगी, बिहार में एक ब्रांच होगी, फिर चेन्नई में 4 माले की बिल्डिंग होगी, पूरा दिख जाता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये फाइनेंसर क्यों मांगता है, तब जाके वो पैसा देवे ना। सी मालदार पार्टी मतलब ऐसा फेंकेगा थोड़ी, वो लोग भी शाणे होते, दे वांट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मेरे को मिले कितने लोग को ना मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है ना, तू बोल, लेकिन मैंने फाइनेंस लिया नहीं कभी। लेकिन कितना भी मेरे पे कॉन्फिडेंस हो, वो लोग भी क्या शाणे होते हैं, वो लोग लिखा पढ़ी चाहते हैं, मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। अरे तो मेन बात क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, लेकिन इसमें खर्चा क्यों हुआ बताओ, चलो मेरे को ये बता, खर्चा क्यों हुआ। यस, बिजनेसमैन नहीं बनाता, उसके लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स को यूजुअली कंसल्ट करते। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली परंपरा है, बड़े बड़े लोग हैं ना, डेलॉइट के पास जाते हैं, केपीएमजी, ईएनवाई, उन लोग क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, तो उसका खर्चा होता है ना, और ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। फिर आगे देख जल्दी, फीजिबिलिटी रिपोर्ट। फीजिबिलिटी रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि प्रोजेक्ट फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। इधर पूरा कैपिटल बजटिंग चालू हो जाता अपना, एनपीवी, आईआरआर। मतलब ये रिपोर्ट भी यूजुअली हम किससे बनाते, चार्टेड अकाउंट से। और सीए ने अपने जीवन में इतना 4-5 अटेम्प्ट दे के एफएम पढ़ा होगा ना, कि उसको एफएम में पूरा एनपीवी का एक्सपर्ट हो गया होगा। अरे एनपीवी से मालूम पड़ता है ना, अपने नहीं पढ़े कैपिटल बजटिंग में, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट इज फिजिबल, लेकिन एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो प्रोजेक्ट में हाथ मत डालो। तो वो कैसे मालूम पड़ता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट से। इस पर भी खर्चा लगता है। फिर जल्दी देख, मार्केट सर्वे। अरे मार्केट सर्वे चाहिए, जैसे मान लो ये देखो, ये देख ना, मैंने कोई नया टाइप का प्रोडक्ट बनाया है,
अब मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा मार्केट में प्रोडक्ट पिट गया तो। कम ऑन, हिम्मत रख, आंखें बंद हो रही है, नहीं चलेगा। मैंने नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का सोचा है, लेकिन मुझको डर लग रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट पिट गया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मेरा प्रोडक्ट नया है मार्केट में तो मैं मार्केट सर्वे करूंगा। अरे मार्केट सर्वे मतलब घर घर में जाके पूछताछ करेंगे, क्वेश्चनर भरवाएंगे। जैसे इमेजिन करो, बहन जी आप कौन सा साबुन यूज करते हो? आप कपड़े धोते हो कि नहीं? वॉशिंग मशीन यूज करते हो? हाथ से कपड़े धोते हो? अरे ऐसे पूछते ना, तो जब कस्टमर्स को हम समझते हैं तो आइडिया आता है ना, प्रोडक्ट अपना हिट जाएगा फ्लॉप। दैट इज कॉल्ड मार्केट सर्वे। सुना ही नहीं कोई को लोग ने? मार्केट में सर्वे करना पड़ता है। तो मार्केट सर्वे का भी खर्चा होता है, लेकिन ये भी कब होता है? प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब इंजीनियर तो धंधे में जिंदगी भर लगता होगा, लेकिन ये प्रिलिमिनरी मतलब प्रोजेक्ट चालू होने के पहले। तो इमेजिन मेरा नया बिजनेस में मशीन भी नया नया होगा, और नई मशीन मेरे को चलाने भी नहीं आता, तो मैं इंजीनियर को बोलूँगा, इंजीनियर आना ये नई मशीन को कैसे चलाते बता, नहीं तो मेरे वर्कर अनाड़ी है, मशीन खराब कर देंगे। तो कभी कभी प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले वी नीड हेल्प ऑफ इंजीनियर। बेसिकली पता है, गवर्नमेंट ने ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाई है जो एकदम ऑथेंटिक है। बाकी मैं ऐसा बोलूँ ना, मैंने जब कोचिंग क्लास चालू की थी उसके पहले रिक्शा विक्शा बहुत भटका था, हट, ये सब खर्चों गवर्नमेंट भाव भी नहीं देती है। अगर मैं बोलूँ ना, मैंने जब कोचिंग क्लास चालू की थी तो पहले फिजिबिलिटी करवाया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया था, हाँ वो गवर्नमेंट मानती है। मैंने करवाया नहीं था बड़े साहब, मैं तो कूद पड़ा था, क्योंकि मैं जिस क्लास से छोटा था वहां से भयंकर गुडविल लेके आया था। मतलब जिस क्लास में पढ़ाता था 5,000 बच्चों को इनकम टैक्स पढ़ा था, TY BCom का, जिसपे ऑप्शनल सब्जेक्ट था। TY BCom का एक्सपर्ट रहता था मैं एक जमाने में, लेकिन उसके बेसिस पे मैंने प्राइम विजन चालू किया। फिर फाइनल CA मेरे 7 बच्चे के बाद सीधा इतना 1000 क्यों हो गए? क्योंकि TY BCom में गुडविल थी ना, तो हर बच्चा कभी ना कभी CA करने में आता है, तो गुडविल इजीली स्प्रेड हुई। तो वो ऐसे थोड़ी CA फाइनल में 7 बच्चे चालू किया तो 1000 बच्चे हो गए थे, ऐसे तुरंत नहीं हुए थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ 10 साल का TY BCom का गुडविल। वो मार्केट में इनकम टैक्स से गुडविल हो गई थी ना। तो इन शॉर्ट मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था ना, चालू करूंगा सब बच्चे आएंगे। फर्स्ट ईयर में 3000 स्टूडेंट्स। लेकिन आज अगर मैं कोई अलग ही चीज चालू कर रहा हूं जिसमें अपने को भाई कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो अपने ये सब फिजिबिलिटी वगैरह करवा के देखते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भाई देख, फिजिबिलिटी देख, मार्केट सर्वे देख, इंजीनियरिंग सर्विस, ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अरे भाई नहीं देख रही है? कम ऑन, लड़का लड़की देख, सब लोग देखो, वीडियो देखने वालों सुनो। ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम का मतलब पता है? नई कंपनी फॉर्म करती है तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनवाना पड़ता है। और पता है, एक बिजनेसमैन को मेमोरेंडम आर्टिकल बहुत बड़ा चीज लगता है, वो CA के पास जाता है, और CA के पास वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट पड़ा होता है। CA लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम चाहिए, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट चिपका डालते, उसकी फीस मार लेते हैं। वो फीस मारता है, लेकिन बिजनेसमैन का खर्चा है ना। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। रजिस्ट्रेशन फीस, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन, शेयर इश्यू एक्सपेंस, पब्लिक इश्यू का खर्चा, फिर बस इतना ही है। एनी अदर एक्सपेंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। पता ये अदर एक्सपेंस का मतलब गवर्नमेंट बताएगी। हाँ, गवर्नमेंट। पब्लिक मालूम है क्या करती है? तुम लोग भी ये करने वाले, याद रखना, चैलेंज दे रहा हूं तुम लोग को। सम्स जब सॉल्व करवाता हूं ना, स्टूडेंट लोग क्या करते, कुछ भी फालतू खर्चा आता है ना, सर इसको हम लोग अदर्स में नहीं ले सकते। भाई ये अदर तेरे लिए नहीं खोला है, कि कुछ भी नहीं, कहीं भी सेट नहीं हुआ इधर तो अदर में डाल दिया। अदर मतलब ये गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व किया है कि और कोई खर्चे हम जो बताएंगे वो, लेकिन गवर्नमेंट बताएगी ना। तू क्यों होशियारी मार रहा है? और जब तक गवर्नमेंट नहीं बता रही ना बच्चों, तुम्हारे लिए खाली पफ में DRS है खाली। तुम लोग O के ऊपर बैंक मत करना। ये तो क्या बच्चों को पढ़ाना पड़ता है कि दूसरे खर्चे भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताते रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो सिर्फ ये है। और कोई बोले सर यही क्यों? अरे भाई ये कोई भी धंधा शुरू करते हैं ना, उसके पहले तो ऐसे तो अनाप शनाप बहुत खर्चे होते हैं, लेकिन ये मेन होते हैं।
और इसको गवर्नमेंट ऑथेंटिक मानती है, लेकिन ये सब भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। अरे लॉ का क्या बोलना है, सुनो, पहले तो यही सब होना चाहिए। ये सब खर्चों को हम क्या बोलते हैं, ये देखो, ऑथेंटिक है, मतलब मानना पड़े दोस्त, ये सही खर्चा है, लेकिन ये सब भी ऑथेंटिक बोला, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी बताएगा, ये लिमिट तक। लिमिट क्या है बोल, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और कंपनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से विचर इज हायर, फिर एक्चुअल एक्सपेंस से कंपेयर करें विचर इज लोअर। हाँ ये देखो, कोई लोग विचर में घूम जाते हैं, ये देखो इधर क्या करना है बताओ, विचर इज हायर लेने का है, 5% निकालने के ले रहे, सीओपीसी में विचर इज हायर, लेकिन एक बार 5% निकल गया ना, उसको जब एक्चुअल से टकराते हैं ना तो विचर इज लोअर करते हैं। और एक चीज देख, एक्चुअल मतलब क्या मालूम है, एक्चुअल पफ में 150 का टोटल। सी पहले मैं ऐसे एक्चुअल लिख दिया था ना इधर, तो पहले पफ में 150 पढ़ाया नहीं था ना, लेकिन अब पढ़ने के बाद सोचो कि यार कैसे करना है। ये देखो, P प्लस एफ प्लस एम प्लस ई, ये देख ऐसा देख, P प्लस एफ प्लस एम प्लस ई प्लस डी प्लस आर प्लस एस प्लस ओ, ये हो गया एक्चुअल। कंपेयर विथ 5% विच एवर इज लेस, फिर पूरा डिवाइडेड बाय 5, ये अमाउंट हर साल के स्टेटमेंट में माइनस होगा, समझा। लंबी सांस ले लो। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन मिल रहा है ना, जो सब लोग के लिए नहीं है, इंडियन कंपनीज एंड देसी बॉयज। देसी बॉयज मतलब रेसिडेंट्स, मतलब ये देखो कंपनी है तो इंडियन चाहिए, और कोई है, और कोई मतलब सोल ट्रेडर वगैरह तो रेसिडेंट चाहिए। अरे तुम लोग ऐसे ही रट लोगे तो नहीं चलेगा भाई, तुम लोग को आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। सर क्यों, मतलब आप बोल रहे हो सर कि ये इंडियन कंपनी को डिडक्शन है, मतलब फॉरेन की कंपनी को डिडक्शन नहीं। मतलब सर आज कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में नया प्रोजेक्ट, प्रिलिमिनरी मतलब नया प्रोजेक्ट ही होता है ना, तो आर्ग्यू क्या करना चाहिए, सर आज कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में कोई नया प्रोजेक्ट चालू करे तो उन लोग को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं, ये गलत है। आज फॉरेन की कंपनियां इंडिया में प्रोजेक्ट चालू करके पैसा छापती है तो भारत सरकार टैक्स मारती है, मारेगी कि नहीं टैक्स। अरे फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई प्रोजेक्ट चालू करेगा तो इनकम अराइजिंग इन इंडिया, तो वो प्रोजेक्ट से जो इनकम आती है उसका टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है उसको गवर्नमेंट डिडक्शन देती नहीं है। अरे मतलब फॉरेन कंपनी झंडा गाड़ के आ जाएगी, नहीं चौल बे गलत हो रहा है, तो इसके लिए भारत सरकार क्या बोलेगी, नहीं देने का ना। ये कोई हक का डिडक्शन नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा पूरे दुनिया वाले सुनो, ये कोई हक का डिडक्शन नहीं। हक का क्यों नहीं बताओ, ये खर्चा आप लोग ने कब किया था, जब धंधा चालू हुआ उसके पहले का है, और प्री एक्सपेंस माइनस करना तुम्हारा हक भी नहीं है, फिर भी हम माइनस करने दे रहे, तो हमको जिसको करने देने का देंगे, जिसको नहीं देने का नहीं देंगे, हमारी मर्जी। और हमको इंडियन कंपनी को देने का, जा फॉरेन कंपनी को नहीं देना है, सीधा हिसाब है। इंडियन मतलब इंडियन, वी आर इंडिया, वी वांट कि आवर इंडियन कंपनी शुड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, वी आर एंकरेजिंग देम। सुन नहीं रहे हो तुम लोग, हम चाहते हमारी भारत की कंपनी नए नए प्रोजेक्ट लाए, और नए प्रोजेक्ट के प्रीमियम एक्सपेंस का डिडक्शन इसलिए दे रहे ताकि उनको मोटिवेट करे, कम ऑन न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, पर हमको फॉरेन कंपनी को भाव नहीं देना है। और सुनो, मैंने खाली इंडियन कंपनी नहीं बोला था, देसी बॉयज भी बोला था। देसी बॉयज मतलब इंडिविजुअल फॉर्म, बट वो रेसिडेंट्स होने चाहिए। एक सेकंड सुनो, तुम लोग को क्या है, कितने लोग सुनो क्या हाल है, हाँ नॉलेज मिलेगा, खत्म हो गया ना। अब देखो नॉलेज को जो मैं एक पेटी में पैक कर रहा हूँ ना, देखो अलग ही मजा आएगा। सुनो, अभी तक मैंने जितना भी बोला ना, ये देखो थोड़े में कवर हो जाए, प्लीज सुनना, बहुत कीमती सेंटेंस, मैं ही जानता हूं ना, मैंने बनाया इसलिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सेक्शन 35D था, ये खर्चे का गवर्नमेंट ने डिडक्शन दिया,
लेकिन दिल खोल के दिया कि रो रो के दिया, रो रो के। यानी कि गवर्नमेंट ने ये देखो 3 नाटक किए, प्लीज सुन, मस्त चीज है। गवर्नमेंट ने 3 नाटक किए, गिनाओ। ये देखो, पहला नाटक, कोई भी नहीं, देसी बॉयज एंड इंडियन कम्युनिस्ट चाहिए, कुछ भी नहीं, पफ्फे डर से ही होना चाहिए, और कितना भी नहीं, 5% इतना ही होना चाहिए। क्रक्स है पूरा। मतलब गवर्नमेंट के 3 नाटक बताओ। अरे गवर्नमेंट नाटक कैसे कर रही है? एक तो कोई भी नहीं चाहिए भाई, ओनली इंडियन कंपनी देसी बॉयज, नाटक नंबर 1। दूसरा, प्रिलिमिनरी के नाम पे कुछ भी नहीं, ओनली पफ में डरसो। तीसरा, पफ में डरसो में भी अनाप शनाप अमाउंट नहीं, एक लिमिट तक, 5% वाली लिमिट। इतने नाटक करने के बाद गवर्नमेंट ने सेक्शन खड़ा किया है, तो पढ़ाने में टाइम तो लगेगा ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। बस तुम लोग 3 चीज रट लो। पहला क्या रट्टा मारने का, कि एक तो 80 कोई भी नहीं, इंडियन कंपनी देसी बॉय। दूसरा कंडीशन, प्रिलिमिनरी के नाम पे कुछ भी नहीं, खाली पफ में डरसो। तीसरा, पफ में डरसो भी हुआ ना तो कितना भी नहीं, एक लिमिट तक, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल विच इज हायर, वो लिमिट तक ही। एंड कोई बोले इतना क्या नाटक करेगा गवर्नमेंट, करना पड़ेगा। आपको बुरा लग रहा है, कैंसल डिडक्शन नहीं देने का। भाई हमने ये खर्चे का डिडक्शन दिया है ना, वही बड़ी बात है, ये तो देने का ही नहीं होता है, ये बिफोर वाले एक्सपेंस है। लेकिन फिर भी हमने समझदारी से दिया, तो हमको जैसा देना है वैसा ही देंगे ना, इसे नाटक तो करेंगे ना, बुरा नहीं लगाने का। ऐसा खत्म हो गया, 35D खत्म हो गया। रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम। एक से सॉरी, एक सेकंड ना, ये डिडक्शन 5 इयर्स तक मिलता है ना? अरे 5 साल तक डिडक्शन मिलता है ना? यही देख लो ना, चलो ये 1 2 3 4 5 साल डिडक्शन मिला था। लेकिन 5 साल में पहला साल कौन सा? तुम लोग समझे नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कब इंकर होता है? बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो बिफोर मतलब 2-3 साल बिफोर भी हो सकता है। तो सी, प्रिलिमिनरी के खर्चे तो हमने धंधा शुरू होने के 2-3 साल पहले भी पफे डरसो किया होगा। जैसे धंधा इस दिन शुरू हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी, मार्केट सर्वे शायद मैंने 1-8 साल पहले करवा रखा है। अरे तो मैं क्या फीलिंग देना चाह रहा, खर्चे तो हमने बहुत पहले ही कर रखे होंगे, लेकिन डिडक्शन का मीटर कब चालू होगा? जब बिजनेस स्टार्ट होगा तभी। ये मत भूलना। वो तो मैंने टेलकॉम को ही बोला था ना, टेलकॉम वाले तू लाइसेंस का पैसा पे करके रखा है तो क्या करे, धंधा चालू होगा तब मिलेगा। तो वैसे इनका भी पफवे डरसो वाला खर्चा इंकर कर रखा है, लेकिन 5 इंस्टॉलमेंट्स का मीटर कब चालू होगा? फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो पहला साल है, तब से लेके 5 साल। अब खत्म। रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज डोंट इग्नोर मी।